चैप्टर 34। मैं 1 साल का एडवांस बुक करना चाहती हूँ। इंग्लिश वर्जन। बैंग! किचन का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और वेन पिंग, जो मीट हाथ में पकड़ के खाने ही वाला था, सीधा चूल्हे पर गिर गया। मेरा मीट! एक फूडी के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता जब कोई ऐसे घुलसाए जैसे चोरी पकड़ने आया हो। अगर कुक होता तो बात अलग थी, लेकिन जब वेन पिंग ने मुड़कर देखा और यांग लेले को देखा तो उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। वेन पिंग ने ठंडी आवाज में कहा, दरवाज़ा टूट गया तो पैसा तुम भरोगे। यांग लेले हंसा और तुरंत माफी मांगी। उसके बाद सब कुछ भूलकर सीधा वेन पिंग के पास आ गया और बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उससे देखने लगा। सेक्लीडा, सुना है कुछ नया आने वाला है? किससे सुना? हुआइये से। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमें इकट्ठा ही क्यों बुलाते? बताओ ना, ग्रेविटी फील्ड से भी ज्यादा अच्छा है क्या? तुम मुझसे पूछ रहे हो या अपनी अक्ल दिखा रहे हो? दोनों मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन खिड़की के पास खड़ी जाऊ खिंग बेचैन हो गई। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और यांग लेले की तरफ फेंक कर बोली, लेले, कुछ ढंग की बात भी कर लिया करो। हाँ, क्या? यांग लेले ने हैरानी से पूछा। उसे क्या पता कौन सी बात ढंग की होती है? वेन पिंग ने दोनों को देखा और राज खोलने से पहले स्टोव पर रखे खाने की तरफ इशारा किया। पहले खाना ले जाओ, खाने के बाद बताऊंगा। चलो पहले खाना। यांग लेले तुरंत प्लेट्स उठाने लगा, बोल्स और चॉपस्टिक्स भी ले आया। लेकिन जब सब बैठ गए तो वो एक निवाला भी नहीं खा रहा था। अंकल वैंग और वेन पिंग ने एक एक बोल चावल खत्म कर दिया, लेकिन यांग लेले का हाथ प्लेट तक नहीं गया। वेन पिंग ने उसे देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। फिर से बोलो। हुआइये तुरंत खड़ी हो गई। यांग लेले घबरा गया। अरे नहीं, खाना तो अच्छा है, बस मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे बस ये जानना है कि नया क्या है। तब ठीक है। हुआइये मुस्कुराकर वापस बैठ गई। वेन पिंग ने इधर उधर देखा और जब उसकी नज़र युन लियाओ पर पड़ी तो उसे हंसने का मन कर गया। एल्डर युन, एक्टिंग बंद करो, आपने एक निवाला भी नहीं उठाया। ओह! युन लियाओ शर्मा गया। वेन पिंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम सबको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। तुम सब इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी ट्रम्प कार्ड्स बिना मतलब छुपाने के तैयार हूं। लेकिन अगर तुमने ये सब सीखकर सेक्ट से गद्दारी की, तो इमॉर्टल सेक्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कहते हुए उसने पहाड़ी कुत्ते हाहा की तरफ इशारा किया। हाहा तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से में 2 बार भौंका। यांग लेले ने हंसी रोककर कहा, सेक्ट लीडर, इतना सस्पेंस मत रखो। हम कोई बेवकूफ़ थोड़े हैं जो सेक्ट से गद्दारी करेंगे। वेन पिंग ने हाहा के सर पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में बोला, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तुम्हारे मन में धोखे का ख्याल आया, उस दिन मैं हाहा को नहीं रोकूंगा। यांग लेले को लगा मजाक हो रहा है। वो हंसकर बोला, चिंता मत कीजिए, अगर मैं यांग लेले कभी ऐसा करूं तो आप कुत्ता छोड़ देना। पर बाकी लोगों ने इस बात को मजाक नहीं समझा। उनकी नज़र हाहा पर पड़ते ही बदल गई। फैट स्नेक और लिंग फिश जैसे डीमोनिक क्रीचर्स को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। युन लियाओ, जो 13th लेवल बॉडी रेफर्मेशन पर था, उसकी सेंसेस भी तेज थीं। उन सबको लगा, आज का हाहा पहले जैसा नहीं है। दिखने में वही पीला सा मोटा कुत्ता जो जमीन पर जीभ बाहर निकालकर लेटा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे आग के गोले जल रहे थे, ऐसी गर्मी जो सीधा दिमाग तक महसूस होती थी। एक अगरबत्ती जलकर खत्म होने जितना वक्त बीत गया। वेन पिंग डॉर्मेट्री एरिया के बाहर तालाब के पास शांति से बैठा था, पानी में तैरती मछलियों को देख रहा था, कभी झुककर और पास से देखता। युन लिया उसके पास आकर बोला, सेक्ट लीडर, आर्टीरियल आर्ट्स इतनी कीमती होती हैं, आप सच में ये सब यूं ही सिखा देंगे? क्या मैं तुम सबसे झूठ बोलता हूँ? नहीं, फिर मैं 100 दिन का टाइम बुक करता हूँ। उसने 5000 की गोल्ड नोट निकाली। अब मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। वेन पिंग ने मुस्कुराते हुए नोट ले ली। चलते वक्त युन लियाओ को अपने बचपन का एक सीन याद आ गया, जब उसके पिता उसे एक ऑक्शन में ले गए थे। एक बुढ़ा आदमी सोने का बक्सा उठाए खड़ा था, जिसमें एक इंफीरियर ग्रेड येलो टियर की आर्टीरियल आर्ट थी। वहां शहर के बड़े बड़े क्लैन एल्डर्स थे, सिटी लॉर्ड मैनर के लोग थे और हुआइवटे सेक्ट के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव थे। हजारों आवाजें गूंज रही थीं। 10,000 गोल्ड, 20,000 गोल्ड, 50,000। मैं यांग बिलिये 80,000 देता हूं। जो भी बीच में आया उसका बुरा होगा। आखिरकार कोई भी 1,50,000 गोल्ड एक साथ नहीं दे पाया और यांग बिलिये ने वो आर्ट ले ली। पर इसी वजह से 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। यांग क्लैन पूरा तबाह हो गया। कहा गया कि उस दिन 13th लेवल बॉडी रेफर्मेशन के 4 एक्सपर्ट्स भी मर गए थे। तभी युन लियाओ को होश आया जब किसी ने कहा,
सेक लीडर, ये मेरी और जाओखिंग की पेमेंट है, हम पहले 10 दिन के लिए बुक करते हैं। यांग लेले ने 1000 गोल्ड की नोट पकड़ी और तुरंत डॉर्मिटरी एरिया की तरफ भाग गया। थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ गूंजी। मेरे कान में ड्रैगन की गरज सुनाई दे रही है। जाओखिंग, वो मुझसे बात कर रहा है, मुझे अपनी डिवाइन एबिलिटी सिखाना चाहता है। उस वक्त जाओखिंग तालाब के पास खड़ी पानी को देख रही थी, गहराई का अंदाजा लगा रही थी। अचानक उसके दिमाग में भी ड्रैगन की गरज गूंज उठी। वो आवाज़ उसके सिर में बार बार गूंज रही थी, जिससे उसका पूरा जिस्म कांप गया। लिंगफिश पानी की राजा होती हैं, पर ड्रैगन के सामने वो सिर्फ वैसल होती हैं। वो जानती हैं ड्रैगन कितने खौफनाक होते हैं। यहाँ कोई ड्रैगन नहीं था, फिर भी उसकी ताकत ने उसे डरा दिया। उसके पैर कांप गए। ले, मुझे संभाल लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ। ये आर्टिरियल आर्ट ड्रैगन रेस की डिवाइन एबिलिटी से निकला हुआ है। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी, यांग लेले हंसा। जब हम मिस्टी क्रीम में पहुंच जाएंगे, एक चीख से नदी और समुद्र हिल जाएंगे। साइड में खड़ी हुआइये अब होश में आई। उसने अनजाने में जमा की हुई थूक निगली और माथे का पसीना पोंछा। उसके दिल की खुशी बयान ही नहीं की जा सकती थी। वो बहुत जगह घूमी थी, पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि यहीं रुक जाऊं, जैसे यहाँ लग रहा था। भले ही कोई मिस्टिक क्रीम का बड़ा डीमन उसे अपना शिष्य बनाना चाहता, क्या उसे वहां आर्टिरियल आर्ट सीखने का मौका मिलता? शायद उन डीमंस ने भी ये कला अभी अभी सीखी होती। हुआइये की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, फॉस्टर डैड, माफ करना, अब आप दुनिया घूमते रहोगे। लिटिल ये अब आपके साथ नहीं जा पाएगी। उसने अपनी रोब से नोट्स का एक गट्टा निकाला और वेनपिंग की तरफ लहराते हुए बोली, सेक लीडर, मैं 1 साल का एडवांस रिजर्व करना चाहती हूँ। सच में? वेनपिंग ने पूछा। हाँ, 1 साल का टाइम मेरे लिए काफी होगा जियो ड्रैगन रेज को एंट्री लेवल तक लाने के लिए। अगर तब भी नहीं हुआ तो 1 और साल ले लूंगी। ये सुनते ही वेनपिंग के दिल से आवाज निकली, अमीर लोग सच में अलग ही लेवल के होते हैं। 1 साल की फीस होगी 18,250 गोल्ड कॉइन्स। वेनपिंग ने तुरंत कैलकुलेशन करके बोला। हुआइये आंखें फाड़ कर बोली, सेक्ट लीडर, आपका मैथ्स तो कमाल का है, अबैकस की भी जरूरत नहीं। वेनपिंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। मल्टीप्लिकेशन टेबल का कमाल है भाई। उसने नोट्स गिनकर देखे, बिल्कुल ठीक, 18,250। फिर यांग लेले और जाओकिंग का पैसा जोड़ा, 19,250। आखिर में यून लियाओ के 5,000 गोल्ड, 24,250। वेनपिंग खुशी से झूम उठा। 20,000 से ज्यादा गोल्ड आ गया। अब काफी टाइम तक पैसों की टेंशन नहीं होगी। इतनी ज्यादा नोट्स उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। डॉर्मिटरी से निकलते हुए वो सोचता जा रहा था, इतना बड़ा इमॉर्टल सेक्ट है, क्या कुछ हेल्पर्स रख लेने चाहिए? पहले जब क्लाउड मिस्ट माउंटेन का रास्ता साफ सुथरा होता था, दोनों तरफ हरियाली भी ठीक लगती थी, पर आज लग रहा था जैसे किसी अबैंडन्ड गार्डन में चल रहा हो। बेलों ने पत्थरों को ऐसे लपेट रखा था जैसे ठंडे खून वाले सांप। पेड़ों की शाखें बाहों जैसे फैली हुईं, देखकर अजीब सी घुटन होती थी। वेनपिंग खुद भी समझ नहीं पा रहा था, ये फीलिंग क्या है? शायद पैसा आने के बाद दिमाग भी थोड़ा अजीब हो जाता है। सिस्टम, वेनपिंग ने कहा, अगर मैं सर्वेंट क्वार्टर्स रीमॉडल करूं तो क्या ऑटो क्लीनिंग एबिलिटी मिल सकती है? सिस्टम ने सीधा जवाब दिया, छोटी बिल्डिंग्स की एबिलिटी सिंपल होती हैं, ऑटो क्लीनिंग भी कुछ खास नहीं। वैसे भी कांगवू सिटी में 100 सर्वेंट्स सिर्फ 1,000 गोल्ड में मिल जाते हैं। अपग्रेड्स ऐसे वेस्ट मत करो। सिर्फ 1,000 गोल्ड? तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली बिना सैलरी के भी लोग यहाँ काम करना चाहेंगे। इमॉर्टल सेक्ट का नाम ही काफ़ी है। यहाँ अगर उन्हें कल्टीवेशन का थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए, उनकी किस्मत बदल सकती है। ये बात तो सही है, बॉडी रिफाइनमेंट के फर्स्ट लेवल पर भी कोई शहर में मजदूरी करे तो 3-5 आदमियों का काम अकेला कर सकता है। वुफ वुफ, साइड में माउंटेन डॉग हाँ भौंक उठा, जैसे कह रहा हो, इतनी बातें बंद करो, अब तुम अमीर हो गए हो तो मुझे भी अच्छा खाना खिलाओ, मुझे बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े चाहिए। वेनपिंग हंस पड़ा, हे, कल तुम्हें एक छोटी सी गर्लफ्रेंड डॉग भी ला देता हूँ। हाँ ने पूंछ हिला दी। वक्त धीरे धीरे गुजरा। क्लाउड मिस्ट माउंटेन के नीचे एक काली कैरेज आकर स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास रुकी। उसमें से बैंगनी कपड़ों में एक लड़की उतरी। उसके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे और चेहरा बिल्कुल ठंडी बर्फ जैसा। उसकी आंखों में दूरी थी, जैसे वो दुनिया से हजारों मील दूर हो, पर उस ठंडेपन के पीछे एक छिपा हुआ दर्द भी था। उसने हल्का सा होंठ काटा और बोली, सच में हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा? उसके साथ खड़ी शीयुआ ने कहा, जरूर, वरना मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाती? फिर वो थोड़ा रुकी और बोली,
और सुनो, अगर तुम ना होती तो इमॉर्टल सेक्ट के लोग चाहे कितनी भी गुहार लगाते, मैं कभी वापस नहीं आती। इंसान को अपने पास्ट से अलविदा कहना आना चाहिए। तुम ही हो जो अपने बीते हुए कल को आज से जोड़ने की कोशिश करती रहती हो। उसकी नज़र अनजाने में स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट पर चली गई। इमॉर्टल सेक्ट, ये नाम कभी उसके दिल पर बहुत भारी था, पर वो सब अब पास्ट हो चुका था। अब उसका घर था रिलायंस सेक्ट। शीहुआ हल्का सा मुस्कुराई और लड़की का हाथ पकड़कर बोली, ये तो एल्डर जियांग की रिक्वेस्ट थी ना? ड्रामा मत करो, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। मुझे सब पता है, तुम्हारा दिल अभी भी वेनपिंग के पास अटका है। इस काम के लिए कोई और जा सकता था, पर तुम ही क्लाउड मिस्ट माउंटेन आई हो। अगर सबको पता चल गया तो क्या जवाब दोगी? ली यूएम मी, शीहुआ ने जोर से नाम लिया, पर जब उनकी आंखें मिली तो उसकी आवाज नर्म हो गई। अच्छी बहन हो तुम, मेरी मदद करो ना, किसी को बताना मत। ली यूएमी ने ठंडी सांस ली और बोली, बदकिस्मती मेरी ही है जो तुम्हारा राज फ्री में संभाल रही हूँ। ठीक है, तुम आगे चलो, मैं पीछे आऊंगी। लेकिन एक बात क्लियर, मैं सिर्फ सीढ़ी तक जाऊंगी, मैं मेन हॉल नहीं जाऊंगी। डील। दोनों चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो 1000 लेयर स्टेयर्स के पास पहुंच गए। ली यूएमी रुक गई और आसपास देखकर बोली, हमने इमॉर्टल सेक्ट छोड़कर सही डिसीजन लिया था। शीहुआ ने मुड़कर देखा। कैसे? स्टोन स्टेयर्स देखो, पत्ते गिरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं, मॉस भी जम चुकी है। अगर किसी को बोलो ये कभी 2 स्टार सेक्ट था, कोई नहीं मानेगा। मैंने पहले ही कहा था, वेनपिंग सेक्ट लीडर बना तो यही होगा। शीहुआ धीरे से बोली, पर वेनपिंग बदल गया है, अब वो सेक्ट यूनिफॉर्म भी पहनता है। याद है पहले यूनिफॉर्म पहनने से मना करता था? ओल्ड सेक्ट लीडर ने उसे मार्शल ग्राउंड में 1 महीना पिटवाया था। तो क्या हुआ, अब पहन रहा है क्योंकि मजबूर है। बस करो, अगर वेनपिंग ने सुन लिया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? हम कभी उसके दोस्त थे। तुम थी, मैं कभी नहीं थी। उसका लेवल हमसे बहुत ऊपर था। सिर्फ तुम ही इतनी भोली हो जो सोचती थी यांग लेले सच में कल्टीवेशन के लिए सेक्ट ज्वाइन करता है। कोई बिजनेसमैन सर्दियों में पंखे बेचता है क्या? ली यूएमी सच में चाहती थी कि शीहुआ का रिश्ता वेनपिंग से टूट जाए। सब जानते हैं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। जैसे कहावत है, सुर्ख रंग के साथ रहोगे तो लाल हो जाओगे, स्याही के साथ रहोगे तो काले। शीहुआ बार बार वेनपिंग के लिए कुछ करती रहती थी, एक ऐसे सेक्ट लीडर के लिए जो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं जानता। क्या ये सब वर्थ इट है? शीहुआ ने कहा, मैं ऊपर जा रही हूँ। जाओ, मैं यहीं वेट करूंगी। ली यूएमी ने आसपास देखा, बैठने की जगह ढूंढने लगी, पर जहां भी देखा पत्ते, घास, टूटी शाखें। आखिरकार उसने वहीं नीले पत्थर की सीढ़ी पर बैठना ठीक समझा, जहां शायद बहुत अरसे से किसी ने सफाई भी नहीं की थी। और वहां बैठकर वो चुपचाप क्लाउड मिस्ट माउंटेन की हवा महसूस करती रही। ये कैसी जहन्नुम जैसी जगह है, बैठने तक की जगह नहीं है, ली यूएमी झल्लाते हुए बोली। फिर उसने अपनी स्कर्ट का किनारा उठाया और एक थोड़ी सी साफ जगह ढूंढकर वहां बैठ गई। 1000 पत्थरों की सीढ़ियां चढ़कर उसका मूड पूरा खराब हो चुका था। आराम से बैठकर सीनरी देखना ही ज्यादा सुकून देता था। शियाहुआ पीछे से उसके कंधे दबाने लगी ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। तभी पीछे से एक आवाज आई, शियाहुआ, ली यूएमी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। उनके कुछ कहने से पहले ही सीढ़ियों पर खड़े वेनपिंग ने बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमसे एक काम के लिए मिलने आए हैं, शियाहुआ ने जवाब दिया। गलत मत समझना, मैं सिर्फ शियाहुआ के साथ आई हूँ, तुमसे मिलने का कोई खास इरादा नहीं है। ली यूएमी ने तुरंत सफाई दी। सच कहें तो खुद उसे भी लगा कि ये बात कहना बेकार था। अगर इग्नोर ही करना था तो इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों? वेनपिंग ने ली यूएमी को देखा जिसका चेहरा काफी भारी लग रहा था। उसने सोचा, कौन सा एक्स एम्प्लॉय अपने पुराने बॉस के पास वापस जाता है सिर्फ गपशप करने? ये तो उतना ही मुश्किल था जितना खुद उसका 1000 सीढ़ियों से गिरकर बिना चोट के बच जाना। लेकिन वेनपिंग छोटी सोच का इंसान नहीं था, कम से कम शियाहुआ के साथ तो नहीं। ऊपर आकर बैठ जाओ, अगर कोई बात है तो बैठकर आराम से बात कर लेंगे। ये कहकर वेनपिंग मुड़ गया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। बस, अब सही बात की ना? ली यूएमी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। दिल ही दिल में सोचा, चलो बुला ही लिया है तो थोड़ा मुंह रख लेती हूँ। पर 2 कदम आगे बढ़ने ही वाली थी कि वेनपिंग ने हाथ फैलाकर उसे रोक दिया। सॉरी, इमॉर्टल सेक्ट आउटसाइडर्स को वेलकम नहीं करता। तुम? ली यूएमी गुस्से से उसे घूरने लगी, फिर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने ठंडी हंसी हंसी।
तुम्हारी इमॉर्टल सेक्ट तो वैसे ही खत्म होने वाली है, तुम्हें लगता है मुझे ऊपर जाने का शौक है? तो फिर अच्छा ही है, वेनपिंग ने सीधा जवाब दिया और बिना पीछे देखे चला गया। ली युएमी ने अपना गुस्सा बहुत संभालने की कोशिश की, पर फिर भी पैर पटक कर रह गई। दिल में आग सी जल रही थी। शियाहुआ ने उसे समझाया कि वेनपिंग मजाक कर रहा था और साथ ऊपर चलने को कहा, पर ली युएमी ने सर जोर से हिला दिया, बिल्कुल रैटल ड्रम की तरह। आखिर शियाहुआ मजबूरन अकेले ही वेनपिंग के साथ चली गई। पवेलियन में पहुंचकर दोनों स्टोन टेबल के सामने बैठ गए। चाय पीते हुए बात शुरू हुई। शियाहुआ को डर था कि कहीं ली युएमी ज्यादा देर इंतजार न करे, इसलिए उसने ज्यादा इधर उधर की बात नहीं की और सीधा मुद्दे पर आ गई। वेनपिंग, सेक्ट का रैंकिंग अपग्रेड फेल हो गया, चाहे वाइस प्रेसिडेंट जियांग ने पूरी कोशिश की हो। क्या? ये कैसे हो गया? कल मीटिंग हुई थी, पर ब्रांच के 10 डीकन्स ने मिलकर तुम्हारी इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ वोट कर दिया। मुझे लगता है ये सब मेरे सेक्ट लीडर की चाल है, वरना सांगवी सिटी में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जियांग को ऐसे जानबूझकर मुश्किल में नहीं डालता। ये बात मुझे बताना, क्या ये तुम्हारी तरफ से रिलायंस सेक्ट से गद्दारी नहीं? मैं किसी के कहने पर ये कर रही हूँ, और वैसे भी अगर सेक्ट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हटा दें तो हम अभी भी दोस्त ही हैं। शुक्रिया। वैसे भी मुझे अंदाजा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा सेक्ट लीडर जब तैयारी करके बैठा है तो हमारी एक छोटी सी कोशिश क्या ही कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? शियाहुआ हैरान हो गई। हाँ, अब जो होना था हो गया। पहले होता तो वेनपिंग सच में डर जाता, पर अब दिन में युन लियाओ और रात में ईविल स्पिरिट नाइट सेक्ट की हिफाजत कर रहे थे। अगर उन्हें थोड़ा वक्त मिल गया तो रिलायंस सेक्ट को भी हिलाकर रख देंगे। शियाहुआ ने गहरी सांस ली। अच्छा सुनो, सीनियर जियांग ने सबके विरोध के बावजूद तुम्हें 1 महीने का वक्त दिलवा दिया है। जब ब्रांच प्रेसिडेंट वापस आएगा तब फिर से मीटिंग होगी। तब तक 100 सेक्ट अलायंस रिलायंस सेक्ट की मदद नहीं करेगा। तो मतलब 1 महीने का चैन मिलेगा? नहीं, हालात और बिगड़ गए। हाँ, मेरे पापा ने बताया सेक्ट तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। शायद अगले 2 दिन में ही लोग भेज दें। एम्बैरेसमेंट से गुस्सा हो गए लगते हैं, वेनपिंग ने बोला। हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें प्रोवोक भी करे तो इम्पल्सिव मत होना। समझ गया, जब तक वो हाथ नहीं उठाते मैं भी नहीं। यही सबसे अच्छा रहेगा। शियाहुआ मुस्कुराई, चाय का घूंट लिया और आसमान की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो खड़ी हो गई। वेनपिंग, जो कहना था कह दिया। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं तुमसे मिलूं। अपना ख्याल रखना। वेनपिंग ने सर हिला दिया। नीचे आते ही ली युएमी खुशी से शियाहुआ की तरफ भागी, पर जैसे ही उसकी नज़र वेनपिंग पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो धीरे से शियाहुआ के कान में बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने जो यांग लेले और वो 13वीं लेवल एल्डर बताया था, वो कहाँ है? चलो, शियाहुआ ने बस इतना कहा और उसे खींच कर ले गई। जाते वक्त ली युएमी ने वेनपिंग को एक नज़र देखा, लेकिन उसमें कोई लगाव नहीं था। सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो कितना मिजरेबल लग रहा है। कभी एक 2 स्टार सेक्ट का यंग मास्टर, और आज क्या? अकेले पहाड़ों के बीच, सिर्फ परिंदों का साथ। जिंदगी का पहिया सच में घूम चुका था। चाहे कभी कितनी ही ऊंची पोजीशन पर रहा हो, गिरने के बाद सब बराबर हो जाते हैं, शायद उससे भी नीचे। अगर वेनपिंग ने पहले थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, तो शायद आज रिलायंस सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट का रिश्ता ऐसा ना होता। आखिरकार जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो खुद था। इसलिए इसमें ना रिलायंस सेक्ट पूरी तरह से गलत था और ना ही वो लोग जो इमॉर्टल सेक्ट छोड़कर चले गए। चैप्टर 37। शैतान का नाम लिया और वो आ गया। इमॉर्टल सेक्ट इतना गिर चुका था, फिर भी वेनपिंग अभी तक इतना घमंडी था। क्या वो अब भी खुद को उस पुराने 2 स्टार सेक्ट का यंग मास्टर समझता था? ये जगह तो बिल्कुल जहन्नुम जैसी थी। आगे चलकर अगर कोई भी ली युएमी को यहाँ बुलाए तो भी वो कभी नहीं आएगी। जब वो और शियाहुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे अचानक बहुत सारे छोटे काले डॉट्स दिखाई दिए। वो डॉट्स धीरे धीरे जमा हो रहे थे और सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जब वो करीब आए तो शियाहुआ का चेहरा सीरियस हो गया। उसने नीचे लोगों को देखा, फिर पीछे मुड़कर एक बार और देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, जैसे किसी फैसले में अटकी हुई हो। तभी ली युएमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे जंगल के अंदर खींच लिया। तुम क्या सोच रही हो? अगर एल्डर ने देख लिया कि हम चुपके से इमॉर्टल सेक्ट आए थे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। झाड़ियों के पीछे छुपकर शियाहुआ धीरे से बोली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। क्या बोला तुमने?
कुछ नहीं, बस लगता है कि जब एल्डर यांग इस वक्त इतने लोगों को लेकर यहाँ आ रहा है तो कोई बड़ी बात जरूर हुई है। अच्छा है, मजा आएगा देखने में, लियू एमी खुशी से बोली। क्या? शी हुआ हैरान हो गई। सोच के देखो, एल्डर यांग रिलायंस सेक्ट का सबसे पक्का सपोर्टर है। दोनों सेक्ट्स का रिश्ता आग और पानी जैसा है। अब वो 10 से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ आया है तो क्या वो चाय पीने और बातें करने आया होगा? पक्का ट्रबल क्रिएट करने ही आया है। लियू एमी ने शी हुआ को कोहनी से थोड़ा सा धक्का दिया। तुम कहीं वेनपिंग को सीक्रेटली वॉर्न करने का तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं, शी हुआ तुरंत बोली। उस वक्त शी हुआ को ऐसा लगा जैसे बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। अच्छा है अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज नहीं हैं, लियू एमी ने ठंडी आवाज में कहा। उस जैसे लोगों को थोड़ा पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, हमेशा खुद को महान समझता रहता है। क्या सच में वो इतना ग्रेट है? इसके बाद लियू एमी चुप हो गई। जब उन्हें लगा कि कदमों की आवाज दूर चली गई है, तब वो अपनी छुपने की जगह से निकली। पर लोगों की नजर पड़ने के डर से उसने डिसाइड किया कि बिना रुके सीधा क्लाउड मिस्ट माउंटेन से नीचे चली जाए। वो चाहती तो थी कि देखे कैसे एल्डर यांग वेनपिंग को इतना दबा देता है कि वेनपिंग जोर से बोल भी न सके, पर डर ज्यादा था, इसलिए उसे पहले ही निकलना पड़ा। वैसे भी देखना हो या ना देखना हो, एंडिंग तो एक ही थी। शाम का वक्त, सूरज की लाल रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ रही थी, पूरी घाटी और नदी को लाल रंग में रंगते हुए। रिलायंस सेक्ट का बुढ़ा एल्डर यांग हुआ अपने साथ 13 लोगों को लेकर पूरी दबंगई से क्लाउड मिस्ट माउंटेन पर चढ़ा। वो इमॉर्टल सेक्ट के खाली मेन हॉल के सामने रुक गए। यांग हुआ वहीं खड़ा रहा, जबकि उसके पीछे के लोग अलग अलग होकर आसपास चेक करने लगे। थोड़ी ही देर में सब वापस आ गए। उनमें से एक ने अंकल वांग को पकड़ा था और उसे घसीटकर मेन हॉल के सामने पत्थर के शेर के नीचे गिरा दिया। यांग हुआ ने ठंडी नज़र से उस बुढ़े आदमी को देखा और पूछा, बुढ़े, तुम्हारा सेक्ट लीडर कहाँ है? वांगबो मन ही मन सोच रहा था, मुझे क्या पता तुम्हारा सेक्ट लीडर कहाँ है, पर सामने वाले का चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हाँ, एक ठंडी हंसी गूंजी। यांग हुआ ने अपनी तलवार की मुट्ठी पकड़ ली। छिन, तलवार निकलने की आवाज हुई और सफेद रोशनी की एक लकीर सीधा अंकल वांग के कंधे पर आकर रुकी। अंकल वांग तो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था, कोई कल्टीवेटर नहीं। तलवार को इतना पास देखकर उसके पैर कांप गए। अगर रिलायंस सेक्ट का एक डिसाइपल उसे संभालता नहीं तो वो वहीं गिर जाता। बस एक उंगली जितना और पास होता तो उसकी जान चली जाती। पर यांग हुआ बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसके लिए इमॉर्टल सेक्ट से जुड़ा हर कोई दुश्मन ही था, चाहे वो बुढ़ा ही क्यों ना हो। वो यहाँ दबंगई दिखाने आया था। अगर डर नहीं पैदा करता तो उसकी आमद का क्या मतलब? उसने ठंडी आवाज में कहा, सच सच बताओ, वेनपिंग कहाँ है? अगर नहीं बोला तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। तलवार और पास आ गई, सीधा अंकल वांग के गर्दन से लग गई। बस हल्का सा जोर और खून बहने लगता। हॉल्ट! इसी वक्त रेन लिसनिंग पवेलियन की तरफ से वेनपिंग दौड़ता हुआ आया। जब उसने देखा कि अंकल वांग जिंदा है, तब उसने चैन की सांस ली। फिर वो सीधा मेन हॉल की तरफ चला और यांग हुआ को घूर कर बोला, तुम्हारे रिलायंस सेक्ट के लोग इतने बदतमीज कब से हो गए? एक बेचारे बुढ़े को डरा रहे हो। अगर वेनपिंग के बस में होता तो वो वहीं जाकर यांग हुआ को एक जोर का लात मार देता। एक कल्टीवेटर, बॉडी रिफाइनमेंट के 13th लेवल पर, और सामने एक लगभग 100 साल का बुढ़ा, और फिर भी तलवार दिखा रहा है। कितनी शर्म की बात थी। यांग हुआ हंस दिया। लगता है इमॉर्टल सेक्ट का यंग मास्टर सच में बदल गया है। पर वेनपिंग ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ अंकल वांग के पास रखी तलवार पर थी। एल्डर यांग, वेनपिंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आ गया हूँ, अब तलवार हटा देना चाहिए। यांग हुआ हंसा, पर तलवार नहीं हटाई। क्या तुम्हें बुरा लगा कि सिटी लॉर्ड मैनर से कोई तुम्हारी मदद को नहीं आया? अगर तुम यहाँ अपनी दबंगई दिखाने आए हो तो ठीक है, तुम सक्सेसफुल हुए। अच्छा, अगर तुम इस बुढ़े को बचाना चाहते हो तो एक डील कर लो। कैसी डील? वेनपिंग ने पूछा। यांग हुआ ने अपने एक डिसाइपल को देखा। उसने आगे बढ़कर 5000 गोल्ड की बैंकनोट निकाली। 5000 गोल्ड के बदले मेडिसिन माउंटेन और फेजिया माउंटेन मुझे बेच दो। अगर मैं मना कर दूं तो? वेनपिंग ने सीधा पूछा। तो पहले इस बुढ़े को मारूंगा, फिर पूरी इमॉर्टल सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। तुम सोच रहे होगे सिटी लॉर्ड तुम्हारी मदद करेगा, पर अगर इमॉर्टल सेक्ट ही खत्म हो गई तो क्या सिटी लॉर्ड हमारे रिलायंस सेक्ट के खिलाफ जाएगा, सिर्फ एक मिट चुकी पावर के लिए? सच तो ये था, यांग हुआ बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसके पास वेनपिंग को दबाने के 100 तरीके थे। आज वो सिर्फ एक तरीका यूज कर रहा था, हॉस्टेज का। अगर वेनपिंग ने इस बुढ़े की परवाह नहीं भी की तो भी कोई बात नहीं।
यांग हुआ एक्सपर्ट था, सिर्फ उंगली हिलाकर भी वेनपिंग को दुनिया से मिटा सकता था, और फिर उससे 5000 गोल्ड भी नहीं देने पड़ते। एल्डर्स की मीटिंग में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क थे। उन्हें लगता था कि इमॉर्टल सेक्ट के पास अब भी कोई ट्रम्प कार्ड होगा। पर यांग गुआ को सिर्फ एक बात पता थी, भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, पर जब भूखा हो तब बस गिरने ही वाला होता है। और वेनपिंग ये सिंपल सी बात समझने के लिए काफी स्मार्ट होना चाहिए। चैप्टर 38 क्लाउड मिस्ट माउंटेन पर तूफान। वेनपिंग की नज़र रिलायंस सेक्ट के डिसाइपल के हाथ में पकड़ी 5000 गोल्ड की बैंक नोट पर टिकी हुई थी, और साथ ही अंकल वैंग पर, जिसे यांग हुआ ने हॉस्टेज बना रखा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसे दो में से एक चुनना था, और ये डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल था जैसे पबजी में ये डिसाइड करना कि पहले अपने टीममेट को बचाए या दुश्मन के बैग से AWM उठा ले। मेडिसिन माउंटेन और फेजिया माउंटेन इमॉर्टल सेक्ट के 4 सबसे बड़े पहाड़ों में से 2 थे। इन्हीं पहाड़ों के रिसोर्सेज ने इमॉर्टल सेक्ट को पिछले 100 साल तक कांगवू सिटी के टॉप पर बनाए रखा था। पहला सेक्ट लीडर, जो उनका पूर्वज भी था, इमॉर्टल सेक्ट को जन्म देने वाला था, बिल्कुल एक माँ की तरह। उसके बाद हर अगला सेक्ट लीडर एक गार्डियन बना, जो इस सेक्ट को एक नन्हे बच्चे की तरह संभालता रहा। ये पहाड़ उनका घर थे, ये पहाड़ उनका सहारा थे, और जब वेनपिंग ने अपना सब कुछ खो दिया था, तब ये पहाड़ ही उसका आखिरी आसरा बने। इन सब सोच विचार के बाद भी वेनपिंग ने कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। रिलायंस सेक्ट के लोग भूखे भेड़ियों जैसे थे। अगर आज झुक गया तो कल इमॉर्टल सेक्ट पूरी तरह अंधेरे गड्ढे में गिर जाएगी, और ऊपर से रात होने वाली थी। वेनपिंग ने शांत आवाज में कहा, जैसे उसे कोई डर ना हो, यांग हुआ, अगर तुम अंकल वैंग को मार दोगे तो मैं कसम खाता हूं, आज तुम जो 12 डिसाइपल्स लेकर आए हो, जो बॉडी रिफाइनमेंट के 8th लेवल पर हैं, तुम सब तुम्हारे साथ, उसी के साथ यहीं दफन होंगे। सिर्फ तुम्हारे भरोसे? यांग हुआ ने टॉन्ट किया। उसकी आवाज़ खत्म होते ही तलवार थोड़ी और आगे बढ़ गई, बिल्कुल अंकल वैंग की मेन आर्टरी के पास। बस हल्का सा झटका और खून आज मेन हॉल के सामने बह जाता। एल्डर युन, वेनपिंग ने धीरे से पुकारा। यांग हुआ को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, फिर भी उसने आसपास देखा। हवा रुक चुकी थी, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था। डा डा मेन हॉल के अंदर से एक फिगर बाहर आई। युन ले आओ। उसके कदम धीरे थे, पर हर कदम भारी था। 6 कदम चलकर वो पत्थर के शेर के पास रुक गया। पता नहीं कब उसने अपनी हमेशा पहननी हुई लंबी रोब हटाकर काली शर्ट पहन ली थी। उसका हल्का फुल्का चेहरा अब गायब हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट था। बॉडी रिफाइनमेंट का 13th लेवल कल्टिवेटर? यांग हुआ की आंखें फैल गईं। जब उसने युन लियाओ का जवान चेहरा देखा तो और भी शौक हुआ। इतना जवान और फिर भी 13th लेवल? ऐसा कल्टिवेटर उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर फिर भी उसे डर नहीं लगा। वो कांगवू सिटी का सबसे खतरनाक स्वॉर्ड एक्सपर्ट था। 10 साल से ज्यादा टाइम से बॉडी रिफाइनमेंट के पीक पर खड़ा था, सिर्फ एक कदम दूर मिस्टिक रेल्म से। अगर सामने वाला भी स्वॉर्ड यूजर होता तो उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी उसके सामने 10 मूव्स से ज्यादा नहीं टिक सकता। यांग हुआ ने ठंडी आवाज में कहा, जूनियर, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? युन लियाओ ने सीधा जवाब दिया, अगर तुम अंकल वैंग को मारोगे तो मैं वही करूंगा जो मेरे सेक्ट लीडर ने कहा है, तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। इसलिए अभी तलवार हटाओ। आखिरी शब्द बिजली की तरह गिरे, और उसी पल युन लियाओ ने उंगली झटकी। एक नीली की धार बिजली की रफ्तार से निकली और सीधा तलवार पर जा लगी। बंग! तलवार उछलकर दूर जा गिरी। इसी वक्त वेनपिंग आगे बढ़ा, अंकल वैंग को पकड़ा और पीछे हटा। पर यांग हुआ भी चुप बैठने वाला नहीं था। मेरे हाथ से इंसान छीनना चाहते हो? उसने वेनपिंग की पीठ पर जोर का पाम स्ट्राइक मारा। बंग! पर युन लियाओ का हाथ बीच में आ गया। दोनों की पाम्स टकराईं। यांग हुआ 3-4 कदम पीछे हट गया। उसके डिसाइपल्स उसे संभालने आए, पर उसने सबको झटक दिया। अब जब उसने युन लियाओ को देखा तो उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर था। 3 साल हो गए थे जब उसे किसी को इतनी सीरियसली देखना पड़ा था। पिछली बार वो था इमॉर्टल सेक्ट का स्वॉर्ड गॉड
दुखसिन। और आज ये यंग आदमी उसी याद को जिंदा कर रहा था। सबसे डरावनी बात, ये आदमी बहुत ही जवान था। यांग हुआ ने पूछा, तुम कौन हो? युनलियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसे घटिया लोग जो 13th लेवल का कल्टीवेटर होकर भी आम बुढ़े को धमकाते हो, मेरे नाम जानने के लायक नहीं। यांग हुआ हंस दिया। अगर तुम मेरी जगह होते और रिलायंस सेक्ट के लिए यहां आते, तो क्या तुम किसी कमजोर नौकर को छोड़ देते? हम छोड़ देते, वेनपिंग बीच में बोला। अगर हम भी तुम्हारे जैसे होते तो जब तुम्हारा रिलायंस सेक्ट नया नया बना था तब हम तुम सबको मिटा चुके होते। तुम लोग सॉफ्ट हार्टेड हो, पर हम नहीं, यांग हुआ बोला। तो यही फर्क होता है इंसान और जानवर में, वेनपिंग ने जवाब दिया। तेज जुबान है तुम्हारी, इसी वजह से तुम इतना बोल पाते हो। लेकिन ज्यादा खुश मत होना। आज अगर 5000 गोल्ड में मुझे पहाड़ नहीं मिले, तो जब मैं दोबारा आया, इमॉर्टल सेक्ट का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा। वेनपिंग, सोच समझकर जवाब देना। तभी पीछे से एक मीठी पर तेज आवाज आई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यांग हुआ ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा, बच्चा शेर से नहीं डरता। बॉडी रिफाइनमेंट का सिर्फ 3rd लेवल। रिलायंस सेक्ट में होती तो बस एक आम डिसाइपल होती। यांग हुआ बोला, छोटी बहन, जो मर्जी खाओ, पर ऐसी बातें मत बोलो। जिंदगी संभाल कर जीनी चाहिए। मैंने बोला ही था, लड़की ने कहा। ये थी हुआई ये। वो नॉर्मली चुप रहना चाहती थी क्योंकि उसे भरोसा था कि सेक्ट लीडर सब संभाल लेगा। पर जब उसने देखा कि रिलायंस सेक्ट सिर्फ 5000 गोल्ड में इमॉर्टल सेक्ट के पहाड़ खरीदना चाहता है, तो उसे गुस्सा आ गया। अगर पहाड़ चले गए तो उसका डॉर्मिट्री एरिया भी चला जाएगा, वो जगह जो उसकी डिमोनिक नेचर को दबाए रखती थी। वो लड़की थी जिसने 1 साल के रहने के लिए 10,000 गोल्ड दिए थे, और कल ही उसने अपना 3 साल का कल्टीवेशन प्लान बनाया था। और आज ये लोग आकर सब बिगाड़ रहे थे। यांग हुआ ने ठंडी हंसी हंसी। बदतमीज लड़की। उसने हुआई ये को इग्नोर किया और फिर से वेनपिंग की तरफ देखा, फैसले का इंतजार करते हुए। पर हुआई ये चुप रहने वाली नहीं थी। चले जाओ यहां से, वरना मैं अपने फॉस्टर फादर को बुला लूंगी। फिर ना तुम चैन से खा पाओगे न चल पाओगे। तुम सिर्फ एक एल्डर हो, इतना भी बड़ा हीरो मत समझो अपने आप को। ईस्टर्न लेक्स बहुत बड़े हैं, तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग भरे पड़े हैं। मौत को बुला रही हो, यांग हुआ भड़क गया। उसकी तलवार चमकी और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, एक माउंटेन डॉग अचानक कूदकर उस पर झपटा। हा, वापस आ, हुआई ये चिल्लाई। बेवकूफ कुत्ते, गुस्से में उसने लात मारी। कुत्ता दर्द से चीखता हुआ 5-6 मीटर दूर जा गिरा, सीधा हुआई ये के पास। हुआये ने हाहा को देखा, जो मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। आखिरकार हाहा को यहाँ लाने वाली भी वही थी। इसी वक्त वेनपिंग ने गुस्से से भरे हुए युन लियाओ को पकड़कर पीछे खींच लिया। युन लियाओ तो सीधा यांग हुआ पर झपटा मारना चाहता था, पर उसे समझ ही नहीं आया कि वेनपिंग उसे रोक क्यों रहा है। उसके मन में एक ही सोच थी, शायद सेक्ट लीडर डर गया है, शायद वो रिलायंस सेक्ट से सीधी टक्कर लेने से कतरा रहा है। सेक्ट लीडर। युन लियाओ कंफ्यूज्ड हो गया और वेनपिंग की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, पर वेनपिंग ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे पानी की मुर्दा सतह। उसकी नज़र दूर खड़े यांग हुआ पर टिकी थी। फिर उसने एक एक शब्द बिना किसी इमोशन के कहा, यांग हुआ, अगर तुम पहले चले जाते तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करता, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, सिर्फ तुम्हारे भरोसे। यांग हुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आखिर वो कौन था? रिलायंस सेक्ट का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। चाहे एल्डर यून हो या इमॉर्टल सेक्ट के सब लोग मिलकर आ जाएं, अगर वो जाना चाहता तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। बॉडी रिफाइनमेंट के 13th लेवल का कल्टीवेटर, क्या इतनी आसानी से मारा जा सकता है? तलवार उसकी पहचान थी, क्या किसी की मुट्ठी उसकी तलवार से तेज हो सकती थी? पर जब वो हुआइये को सबक सिखाने के लिए मुड़ने ही वाला था, तब अचानक हवा का तापमान बदल गया। उसके सीने में जैसे आग भड़क उठी। उसने घबराकर अपना कॉलर ढीला किया। फिर उसकी नज़र अपने डिसाइपल्स पर पड़ी। 12 के 12 लोग एक ही दिशा में घूर रहे थे। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे लाश की राख। अगर किसी को चाइनीज़ ओपरा में भेजना होता तो उनके चेहरों पर सफ़ेद पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले ही हद से ज़्यादा फीके पड़ चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, दहशत। भूत! कमीने, मुझे मत रोको!
12 के 12 लोग पीछे की तरफ भाग पड़े, पर भागने से पहले ही आग की एक धार उनके सिर के ऊपर से गुजरी। हाहा, जो अब इविल स्पिरिट नाइट के साथ हेल ट्रांसफॉर्मेशन में था, अचानक उनके पीछे अपीयर हो गया, उनका रास्ता काटकर। हाहा ने झपटा मारा और एक डिसाइपल को गिरा दिया। एक ही बाइट और वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। ये देखकर बाकी लोगों की तो जान ही निकल गई। बचाओ, हमें बचाओ! कुछ लोग घबराहट में गिर गए, बिल्कुल बेजान जैसे। हाहा जैसे जैसे आगे बढ़ता, वो सब पीछे सरकते जाते। ही। इसी वक्त यांग हुआ कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका मुंह ढक लिया हो और एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका। वो हाथ गरम लोहे जैसा था, उसकी शर्ट को पिघलाकर सीधा उसकी चमड़ी से चिपक गया। दर्द इतना था कि यांग हुआ ने दांत पीस लिए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में जो दहशत थी वो 12 डिसाइपल से कम नहीं थी। वो था एक जलता हुआ स्केलेटन, बिना गोश्त के हाथ, सिर्फ हड्डी, जो हंस रहा था। उसकी हंसी कान में छेद करती हुई जा रही थी। वो किसी इस दुनिया की हंसी नहीं लग रही थी, जैसे सीधा आसुरा नरक से आ रही हो। तब वेन पिंग की शांत आवाज गूंजी, ये सब तुम्हारे हैं। ही। ईविल स्पिरिट नाइट जोर से हंसा। उसके नीचे खड़ा माउंटेन डॉग भी भौंकने लगा, जैसे उसे भी बस एक ही चीज चाहिए, यांग हुआ की मौत। पर यांग हुआ कोई आम आदमी नहीं था। उसे पल भर में समझ आ गया कि अगर अब भी रोक के रखा तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और सीधा ईविल स्पिरिट नाइट के दिल में घुसा दी। पर अगले ही पल ईविल स्पिरिट नाइट ने उसे जोर से धक्का दिया। यांग हुआ 5-6 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से ताज़ा खून निकल आया। रोको उसे! यांग हुआ चिल्लाया। मैंने उसे घायल कर दिया है। जो भी इसे मार देगा, मैं उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगा। ये उसकी आखिरी चाल थी, लालच का चारा। रिलायंस सेक्ट में किसी एल्डर का पर्सनल डिसाइपल बनना मतलब फ्यूचर का एल्डर बनना, स्टेटस, पावर, इज्जत, सब कुछ। पर उसने एक चीज गलत समझ ली। लोगों का लालच कभी-कभी डर से भी हार जाता है। भागो, मेरे पैर कांप रहे हैं, कोई मुझे खींच लो। अरे, मेरी बीवी पसंद है ना, ले जाओ उसे। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। जैसे ही सबने देखा कि ईविल स्पिरिट नाइट यांग हुआ की तरफ बढ़ रहा है, सब जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भाग पड़े। पर कोई भी हाहा से नहीं बच पाया। चीखें हवा में गूंजती रहीं बहुत देर तक। इस तरफ हुआइये और बाकी सब लोग सन्नाटे में खड़े थे। अगर ईविल स्पिरिट नाइट ने शुरू से उन्हें इग्नोर न किया होता तो शायद आज उनका हाल भी रिलायंस सेक्ट के लोगों से बेहतर ना होता। युन लियाओ ने घूंट निगया और धीरे से पूछा, सेक्ट लीडर, ये चीज है क्या? वेनपिंग ने सीधा जवाब दिया, ये हमारे इमॉर्टल सेक्ट का गार्डियन है। ये तो भूत से भी ज्यादा डरावना है, युन लियाओ ने कहा और बिना जाने 2 कदम पीछे हट गया। तब अचानक दूर से चीखें आईं, आह आह! युन लियाओ का दिल जोर से धड़क उठा। इसी वक्त वेनपिंग हुआइये के पास आया। तुम ठीक हो? सेक्ट लीडर। हुआइये कुछ बोल ही नहीं पाई, बस वेनपिंग को पकड़कर रोने लगी। शायद हाहा को लात लगने का दर्द या ईविल स्पिरिट नाइट का खौफ, उसे खुद भी नहीं पता था। वेनपिंग ने उसे तसल्ली दी, अब सब ठीक है। हुआइये ने सिर हिलाया। तब युन लियाओ ने पूछा, सेक्ट लीडर, क्या मुझे जाकर मदद करनी चाहिए? नहीं, रिलायंस सेक्ट के सब लोग मर चुके हैं। इतनी जल्दी? युन लियाओ हैरान रह गया। उसके दिमाग में फिर से ईविल स्पिरिट नाइट का खौफनाक चेहरा घूम गया। अब उसे भी डर लग रहा था। बस इतनी देर में 13th लेवल का एक्सपर्ट भी मारा गया। अगर ये बात बाहर फैल जाए तो शायद कोई मानेगा भी नहीं। शायद सिर्फ मिस्टिक रियम का एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। अब उसे समझ आया कि सुबह वेनपिंग ने क्यों कहा था कि अगर कोई इमॉर्टल सेक्ट से गद्दारी करेगा तो हाहा उसे नहीं छोड़ेगा। वो समझता था हाहा सिर्फ एक नॉर्मल माउंटेन डॉग है, पर आज उसे पता चला उसने सेक्ट को भी गलत समझा और कुत्ते को भी। वेनपिंग ने अंकल वांग को संभाला और उसे उसकी जगह तक ले जाने लगा। अंकल वांग, आप ठीक हैं? बुढ़ापे की हड्डियां हैं बेटा, मार तो झेल नहीं पाती पर टूट भी नहीं गई, ये भी कम नहीं। पर तुम अपनी वजह से मुझे मुसीबत में मत डालो। रिलायंस सेक्ट बहुत ताकतवर है, आज की इमॉर्टल सेक्ट उनका सामना नहीं कर सकती है। चिंता मत करो अंकल वांग, रिलायंस सेक्ट चाहे जितना स्ट्रांग हो, इमॉर्टल सेक्ट भी कोई नरम फल नहीं है। वैसे आज रात के खाने में क्या चाहिए? हुआइये से बना देता हूँ। एक लैम्ब शैंक, सालों हो गए खाए हुए। ठीक है, मैं सामान ले आऊंगा। फिर अंकल वांग ने अचानक कहा, अच्छा बेटा, मेरी शादी का जो काम मैंने तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? वेनपिंग। लगता था अंकल वैंग तो बिल्कुल ही भूल गया कि थोड़ी देर पहले ही तलवार उसकी गर्दन पर थी, या फिर शायद उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। चैप्टर 40 यांग हुआ इमॉर्टल सेक्ट में मारा। रिलायंस सेक्ट
रिलायंस सेक्ट कांगवो सिटी के बाहर फेकी माउंटेन पर स्थित था। क्लाउड मिस्ट माउंटेन से अलग यहाँ का टेरेन ज्यादा फ्लैट था। जब से इमॉर्टल सेक्ट का पतन हुआ था, कांगवो सिटी का पूरा इकोनॉमिक सेंटर धीरे धीरे रिलायंस सेक्ट के आसपास शिफ्ट हो गया था। सिटी के 3 बड़े मर्चेंट एसोसिएशंस भी यहीं आकर बस गए थे और इनका कंट्रोल था कांगवो सिटी की आधी लेबर प्रोडक्टिविटी पर। अगर इमॉर्टल सेक्ट को कहा जाए बादलों के समुद्र पर बना हुआ एक महान सेक्ट, तो रिलायंस सेक्ट को कहा जा सकता था कांगवो सिटी के बाहर बना एक दूसरा शहर। जब शिहा और लियू मी अपने रेजिडेंस वापस लौटी ही थीं, तब अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी। बुम बुम बुम। 3 बार बजना मतलब सिर्फ एक चीज होती थी, फ्यूनरल बेल। ये घंटी सिर्फ तब बजती थी जब रिलायंस सेक्ट का कोई एल्डर लेवल कैरेक्टर गुजर जाता। इसके बाद पूरा सेक्ट मॉर्निंग मोड में चला जाता। सबको अपने रूम्स में लौटकर मरने वाले के लिए प्रार्थना करनी होती। लियू मी ने शौक में मेन हॉल की तरफ इशारा किया। ये फ्यूनरल बेल बज चुकी है और लाइफ जेड भी टूट गई है, मतलब रिलायंस सेक्ट का एक 13th लेवल बॉडी रिफाइनमेंट एल्डर मर गया। ये नुकसान कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? ऐसे कल्टीवेटर का जन्म लेना टाइम, टैलेंट और मौके तीनों का परफेक्ट मिलन होता है। इसी वजह से कांगवो सिटी में 13th लेवल के कल्टीवेटर्स उंगलियों पर गिने जा सकते थे। रिलायंस सेक्ट में भी ऐसे लोग सिर्फ एक हाथ की उंगलियों जितने ही थे। अगर किसी क्लैन का ऐसा एक्सपर्ट मर जाए तो सीधा मतलब होता डिक्लाइन का खतरा। चाहे रिलायंस सेक्ट तुरंत ना भी गिरे, पर उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर कम हो जाती। शिहा ने सर हिलाया, वो भी कुछ नहीं कह पाई। दोनों चुपचाप रेजिडेंस के अंदर चली गईं, मॉर्निंग ऑब्जर्व करने के लिए। पर शिहा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की। आखिर वो किसी ऐसे आदमी के लिए कैसे दुआ करे जिसे वो जानती भी नहीं थी? रात का अंधेरा गहरा चुका था। तब अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। शिहा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक 50 साल से ऊपर का बूढ़ा खड़ा था। उसके सर पर काली टोपी थी जो उसका चेहरा आधा छुपा रही थी, और लंबी काली रोब उसे रात के अंधेरे में घुला मिला रही थी। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था शिहा और लियू मी का मास्टर, रिलायंस सेक्ट का एक और 13th लेवल बॉडी रिफाइनमेंट एल्डर। तलवार के मामले में वो यांग हुआ जितना मशहूर नहीं था, पर फिर भी कांगवो सिटी का बहुत बड़ा नाम था। उसकी आयरन हैंड्स एक बार शहर की दीवार तोड़ चुकी थीं। इमॉर्टल सेक्ट के खत्म होने के बाद सिटी लॉर्ड भी रिलायंस सेक्ट से भिड़ने से कतराता था, और उसकी वजह काफी हद तक ये बूढ़ा ही था। शिहा, यूमी, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अंकल मास्टर यांग हमसे बिछड़ गए हैं। आज रात तुम दोनों मेरे साथ उनके घर चलोगी और उनके लिए विजिल रखोगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। लियू मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। टीचर, अंकल मास्टर यांग इतने स्ट्रांग थे, वो अचानक कैसे मर गए? बूढ़े ने कहा, अभी हमें भी नहीं पता। कल इन्वेस्टिगेशन होगी, तब सच सामने आएगा। तुम लोग इन बातों में मत पड़ो, सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और याद रखो, जिसने रिलायंस सेक्ट के आदमी को मारा है उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लियो मी ने चुपचाप शिहा की तरफ देखा। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान रुक गई, क्योंकि वो जानती थी अंकल मास्टर यांग वही यांग हुआ था जिसे उसने 2 घंटे पहले इमॉर्टल सेक्ट में देखा था। 2 घंटे पहले जिंदा और अब मर चुका। क्या सच में वो इमॉर्टल सेक्ट में मरा? शिहा ने धीरे से लियू मी के कंधे पर हाथ रखा और आंखों से इशारा किया। फिर कहा, अब कुछ मत बोलो, चलो। इस एक सेंटेंस के 2 मतलब थे, एक तो सीधा और दूसरा ये कि वो नहीं चाहती थी कि लियू मी ये बात सबके सामने ला दे कि उन्होंने यांग हुआ को देखा था। लियू मी जानबूझकर धीरे चलने लगी। उसके दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। तब अचानक बूढ़े ने कहा, तुम दोनों ने देखा होगा 13th लेवल का कल्टीवेटर कांगवो सिटी के शिखर पर होता है, पर फिर भी क्या, मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, चाहे तुम हो, चाहे मैं, या फिर मिस्टिक रेल्म का एक्सपर्ट भी। लियू मी ने कहा, समझ गई टीचर। इसका मतलब है जिसने अंकल मास्टर यांग को मारा है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हो सकता है वो मिस्टिक रेल्म का ही हो। बूढ़े ने पलटकर उसे देखा। यही कहना था मेरा? लियू मी ने जुबान बाहर निकाली और हंसी, पर उसके दिमाग में फिर से यांग हुआ का चेहरा आ गया। वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने से भी डरती थी। ये बहुत ही क्रेजी लगता था। इमॉर्टल सेक्ट के पास ऐसा कोई तरीका हो सकता है जो अंकल मास्टर यांग को मार दे? वहां तो सिर्फ कुछ ही लोग थे। लियो मी मन ही मन सोच रही थी, क्या उसे बता देना चाहिए कि उन्होंने यांग हुआ को देखा था?
अगर अब बता दिया तो शायद थोड़ा पनिशमेंट मिले, पर अगर नहीं बताया और इन्वेस्टिगेशन चली ही जाए तो सच बाहर आने में बहुत वक्त लग सकता है। शिहा ने उसके कंधे पर थपकी दी। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही हूँ, कहीं हम बेकार का ट्रबल तो नहीं मोल ले रहे। फिर धीरे से बोली, शिहा, तुमने इमॉर्टल सेक्ट के बारे में सोचा? क्या सोचना है? शिहा ने तेज चलना शुरू कर दिया। वही बात, इमॉर्टल सेक्ट वाली। लियूमी ने इतनी धीमी आवाज में कहा जैसे चींटी भी ना सुन पाए। इमॉर्टल सेक्ट का क्या लेना देना? शिहा ने कहा, पर उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी। तो सच में इमॉर्टल सेक्ट के पास एक 13th लेवल का एल्डर है। वेन पिन ने उस दिन मुझसे झूठ नहीं बोला था। 31 हेड रेन लिसनिंग पवेलियन। उधर जब वेन पिन रेन लिसनिंग पवेलियन लौटा, तुरंत ही सिस्टम की आवाज गूंज उठी। वेन पिन अब तक समझ चुका था सिस्टम दो ही काम करता है, या तो मिशन देता है या फिर उसके गोल्ड कॉइन्स लूट लेता है। अगर मिशन नहीं आया तो पक्का गोल्ड जाने वाला था। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अचीवमेंट कंप्लीट कर ली है, पाथ ऑफ राइजिंग 1। आपने सक्सेसफुली बिल्डिंग स्टॉप फंक्शन अनलॉक कर लिया है। होस्ट, खुद देख लीजिए। सिस्टम की आवाज गायब हुई और वेन पिन के सामने इमॉर्टल सेक्ट का पूरा मैप आ गया। 4 माउंटेन पीक्स, हर कोने की डिटेल और साथ ही अपग्रेडेड मेन हॉल और डॉर्मेट्री एरिया के मार्क्स। जब उसने इन 2 बिल्डिंग्स पर फोकस किया तो एक नया इंटरफेस खुल गया, मर्चेंट शॉप, डॉर्मेट्री शॉप। सबसे पहले उसने डॉर्मेट्री एरिया देखा। वहां लिखा था इंफीरियर ग्रेड येलो टियर आर्टीरियल आर्ट, हिंट सुप्रीम वाइट सॉर्ड आर्ट, प्राइस 10,000 गोल्ड। वेन पिन की चीख निकल गई। सिस्टम, इतना महंगा क्यों? पहले तो इतना नहीं था। होस्ट, हैरान होने की जरूरत नहीं है, पहली बार मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाया था, कृपया ब्राउजिंग जारी रखें। पर वेन पिन का मूड ही खराब हो चुका था। और भी 2 आर्टीरियल आर्ट्स थे, पर दोनों 10,000 गोल्ड के, और वो तभी काम आते जब कल्टिवेटर मिस्टिक रेल्म पहुंच जाता। ये जाओ ड्रैगन रेड जैसे नहीं थे जो साउंड से चलता था। वेन पिन ने सोचा जब तक जाओ ड्रैगन रेज ही पूरी तरह मास्टर नहीं हुआ तब तक और पैसा उड़ाना बेकार है। मेन हॉल शॉप। जब उसने मेन हॉल का शॉप खोला तो एक चीज देखकर उसका दिमाग हिल गया, एक सिगार, साथ में एक नोट भी था। ट्री ऑफ लाइफ के पत्ते से बनी सिगार, इससे लाइफ एनर्जी बढ़ती है। वेन पिन स्क्रीन को घूरता रह गया। ये सेक्ट के शॉप में सिगार भी मिलती है? सच में काफी हाई क्लास फील आ रही है। नॉर्मली अगर मैं हॉल को एक स्टोर बनाया जाता तो वहाँ ग्रेड एंटरिंग टेक्निक्स या वेन टेक्निक्स जैसी चीजें होनी चाहिए थीं, पर यहाँ एक सिगार रखी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सेक्ट का स्टोर नहीं बल्कि सीधा टोबैको शॉप हो। पर जब वेनपिंग ने उस पर लिखा हुआ पढ़ा, लाइफ कॉम्पेंसेशन, तो उसका लेवल ही अलग हो गया। सच कहूं तो चाहे कोई भी चीज हो, जब उसके साथ लाइफ शब्द जुड़ जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेक्रेड लगने लगती है। जैसे एक चींटी, तुम उस पर पैर रखकर भी सोचोगे नहीं, पर जब कोई साधु कहे ये भी एक जीव है और अपना पैर हटा ले, तो अचानक वो चींटी भी कुछ खास बन जाती है। वेनपिंग ने पूछा, सिस्टम, ये लाइफ कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, सीधी बात है, ये तुम्हारी किस्मत के मिसिंग पार्ट्स को कॉम्पेंसेट करता है। जैसे तुम्हारी इंटेलिजेंस, अगर तुम ट्री ऑफ लाइफ के पत्तों से बनी ये सिगार लंबी अवधि तक स्मोक करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा और तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम मिलेगी। या फिर अगर तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी हो जाए और मौत पास आ रही हो तो ये सिगार तुम्हारी जिंदगी और मौत का रुख बदल सकती है। वेनपिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, थोड़ा सिंपल और शॉर्ट में समझा दो। सिस्टम बोला, सिंपल में ये टैलेंट बढ़ाता है, सीरियस चोटों को ठीक करता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से बचाता है, दिमाग को फ्रेश करता है और जन्म से जो कमी होती है बॉडी में उसे भी सुधारता है। वेनपिंग के मुंह से निकल गया, अरे वाह, इतनी बड़ी चीज। सिस्टम थोड़ा स्टाइल में बोला, बस ठीक ठाक ही है, पर क्योंकि ये सुपर सेक्ट बनाता है तो क्वालिटी तो बेस्ट ही होगी। वैसे भी ये लाइफ सिगार थोड़ी लीजर आइटम भी है, जैसे कहते हैं ना, खाने के बाद एक स्मोक, जिंदगी स्मूथ। बस, वेनपिंग ने हाथ हिला दिया, मैं ज्यादा स्मोक नहीं करता। कांगवो सिटी में तो वैसे भी ना सिगरेट होती है, ना पाइप, ना हुक्का, कुछ भी नहीं, इसलिए वेनपिंग को स्मोकिंग की आदत भी नहीं थी। जब मूड खराब होता था तो बस किंगलू चला जाता था। पर ये वाला किंगलू कोई ब्रॉथल नहीं, ये एक त्रासी जगह थी जहां शहर के स्कॉलर्स बैठकर शराब पीते और फिलॉसफी डिस्कस करते थे।
दूसरा किंगलू, उसके बारे में सब जानते हैं। सिस्टम ने कहा, अगर पसंद नहीं आया तो 1 लाख गोल्ड कॉइन्स देकर स्टोर रिफ्रेश कर सकते हैं। 1 लाख? वेनपिंग ऑलमोस्ट चिल्लाया। मतलब पसंद ना होना भी गुनाह हो गया? फिर उसने थोड़ा सोचा। देखो, मुझे स्मोकिंग की आदत नहीं, पर अगर इसमें निकोटीन नहीं है और लंग्स को नुकसान नहीं होता तो ट्राई कर सकता हूँ। वैसे एक सिगार का दाम क्या है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, 10 गोल्ड पर सिगार, दिन में मैक्स 5 सिगार्स। लंबे समय तक लेने से होस्ट का टैलेंट एक लेवल ऊपर चला जाएगा। सच? वेनपिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। चलो, एक दे दो पहले ट्राई के लिए। सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वेनपिंग मेन हॉल के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में गया। वहां एक ड्रॉअर के अंदर ड्रैगन और फीनिक्स कार्विंग वाला एक सुंदर सा पीच वुड का बॉक्स रखा था। बॉक्स के अंदर सिगार थी, डार्क ग्रीन कलर की, और उसकी खुशबू अलग ही थी। वेनपिंग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, पर जैसे ही उसने उसे स्मेल किया, दिमाग फ्रेश हो गया और आंखें पहले से ज्यादा क्लियर लगने लगी। ये पक्का ट्री ऑफ लाइफ के पत्तों का इफेक्ट है, उसने मन ही मन सोचा। सिस्टम ने बताया, ट्री ऑफ लाइफ एक ऐसा पेड़ है जो यूनिवर्स के गहरे वॉइड में उगता है, जिसे किसी ने देखा नहीं, सिर्फ कहानियों में सुना है। और ये सिगार उसी पेड़ के एक पत्ते से बनी होती है। मतलब एक सिगार इज इक्वल टू 1 लीफ। 10 गोल्ड तो सच में सस्ता है, वेनपिंग ने कहा। बस शर्त ये थी कि ये सच में असली हो, सिर्फ सिस्टम का ड्रामा ना हो। स्पार्क, वेनपिंग ने फायर इग्नाइटिंग टूल जलाया। आग की छोटी सी लहर नाच उठी। सिगार जलाई, धीरे से एक पफ लिया। जब धुआं लंग्स में गया तो फीलिंग ही अलग थी। एक ठंडी लहर सीधा बॉडी के अंदर फैली और उसके डांटियान का की अचानक से कांप उठा, जैसे किसी ने उसे सेंसिटिव जगह पर छू लिया हो। ठंडक के बाद पूरी बॉडी में गर्माहट फैल गई, जैसे कोई लिक्विड एनर्जी मरीडियंस में बह रही हो। बाहर से तो कुछ अलग नहीं लग रहा था, पर आंखें बंद करके महसूस करो तो सब कुछ बदला हुआ था। उसका शरीर हल्का सा कांपा और एक अजीब सा कंफर्ट छा गया। जब उसने आसपास की की महसूस की तो लगा जैसे दुनिया ही थोड़ी अलग हो गई हो। पहले की को महसूस करना और अब्जॉर्ब करना मुश्किल होता था, क्योंकि उसका टैलेंट कमज़ोर था। पर अब की जैसे उसका अपना भाई बन गया हो। एक और पफ के साथ सारी टेंशन और परेशानी गायब हो गई। वाह, वेनपिंग ने दिल से कहा, सच में बढ़िया चीज है। 10 गोल्ड पर सिगार, रोज पीऊंगा मैं। उसने तुरंत 40 गोल्ड दिए। मुझे बाकी के 4 भी दे दो। सिस्टन बोला, बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वेनपिंग ने बॉक्स खोला और सच में 4 और छोटी सिगार्स थीं। उसने उन्हें हाथ में घुमाया। अभी स्मोक करने का मन नहीं था, पर बस उन्हें छूकर ही उसे अच्छा लग रहा था। सिगार्स लेकर वेनपिंग विंड एंड रेन पवेलियन वापस आ गया। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक नया पैनल खुल गया। नाम वेनपिंग, जेंडर मेल, रेल्म बॉडी रिफाइनिंग 10th लेवल, सेक्ट स्टार लेवल स्टारलेस, टैलेंट 1 स्टार। ये 1 स्टार टैलेंट क्या होता है? वेनपिंग ने तुरंत पूछा। सिस्टम बोला, लाइफ सिगार के इफेक्ट से आपका टैलेंट 1 लेवल अपग्रेड हो चुका है। इतनी जल्दी? वेनपिंग हैरान रह गया। स्टारलेस से 1 स्टार जाना सबसे आसान होता है, सिस्टम ने कामली कहा। इसके लिए लाइफ सिगार भी जरूरी नहीं होती। अच्छा, तो स्टारलेस और 1 स्टार में फर्क क्या है? सिस्टम ने एग्जाम्पल दिया। अगर कोई 15 साल की उम्र तक बॉडी रिफाइनिंग 5th लेवल तक पहुंच जाए तो उसके पास 3 स्टार टैलेंट होता है। आपके पुराने स्टारलेस टैलेंट के साथ इस जिंदगी में 5th लेवल तक पहुंचना भी नामुमकिन था। मैं इतना बेकार था? वेनपिंग ने मुंह बना लिया। सिस्टम ने इग्नोर करते हुए बोला, ये साइंटिफिक इवैल्यूएशन है। आप 7th लेवल तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाए क्योंकि आप सेक्ट लीडर हो और रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। अगर किसी के पास 3 स्टार टैलेंट होता तो वो इन्हीं रिसोर्सेज से 13th लेवल तक पहुंच जाता। वेनपिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब मैं पहले एक वेस्ट था। बुरा तो लगा, पर सच भी था। शायद इसी वजह से सिस्टम ने ये लाइफ सिगार दी ताकि उसका टैलेंट सुधर सके। आखिर बात जो वेनपिंग ने समझी, 15 साल की उम्र तक बॉडी रिफाइनिंग 5th लेवल इज इक्वल टू 3 स्टार टैलेंट, 1 स्टार टैलेंट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर। अर्थ ओपनिंग करने के लिए मिनिमम 3 स्टार टैलेंट चाहिए। मतलब आज से वेनपिंग को रोज सिगार पीनी ही पड़ेगी। एक और लाइफ सिगार जलाकर वेनपिंग टिंग्यू पवेलियन के 2nd फ्लोर पर खिड़की के पास पलंग मारकर बैठ गया।
ये जगह डॉर्मेट्री एरिया से कनेक्टेड थी और यहीं बैठकर उसने फ्लड ड्रैगन्स फ्यूरी का प्रैक्टिस नेदर कल्टिवेशन स्टेट में शुरू की। सुबह होने से पहले ही गहरे और सुनसान पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। वेनपिंग जंगल के और अंदर गया और पहाड़ों से वुड ची अब्जॉर्ब करने लगा। हर 10 मिनट बाद जगह बदलता, जब तक सूरज आसमान के बीच तक नहीं पहुंच गया। तब जाकर वो युनलान माउंटेन वापस लौटा। सेक लीडर, हुआईये ने बताया था कल रात कुछ बड़ा हुआ था। जैसे ही वेनपिंग मिला, यांग लेले तुरंत सवाल कर बैठा। वो तो सुबह से ही मेन हॉल के चक्कर लगा रहा था, हर कोने में जहां चूहा भी मुश्किल से जाता हो। हुआईये ने उसे बताया था कि कल रात 13 लोग मारे गए थे, जिनमें एक बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर का एक्सपर्ट भी था। पर पूरे सेक्ट में कहीं भी न खून मिला, न लड़ाई के निशान। सिर्फ कुछ जगह अजीब सी काली राख पड़ी हुई थी, जैसे कोई जंग हुई ही ना हो। वेनपिंग शांति से बोला, कुछ नहीं, बस छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? यांग लेले ऑलमोस्ट उछल पड़ा। पर फिर उसने सोचा, जब इमॉर्टल सेक्ट वेन टेक्निक जैसी चीज बना सकता है तो ये सब भी शायद नॉर्मल ही होगा। वेनपिंग मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, बिल्कुल बड़े भाई जैसा फील देते हुए। चल लेले, नाश्ता करते हैं। यांग लेले चलते चलते बोला, सेक लीडर, अगर ये छोटी बात थी तो बड़ी बात क्या होगी? वैसे आप सच में हुआईये को सेक्ट में ही रखने वाले हो क्या? क्यों? वेनपिंग ने पूछा। मुझे लगता है डेमन शेफ सीनियर मना करेगा। वेनपिंग हंस पड़ा। तू उससे बड़ा जानता है क्या? तू चाहता है हुआईये चली जाए? बिल्कुल नहीं, यांग लेले तुरंत बोला। वो रहेगी तो रोज टेस्टी खाना मिलेगा, नहीं तो फिर एल्डर यून का चाकोल ग्रिल्ड डक नेक खाना पड़ेगा। उसने मुंह बना लिया। सेक लीडर, आपको पता नहीं, वो डक नेक इतना जला होता है कि एक बाइट लेने पर मुंह में काली मिट्टी भर जाती है। अगर मुझे पहले से पता ना हो कि ये डक नेक है तो मैं सर तोड़कर भी गेस नहीं कर पाता कि मैं क्या खा रहा हूं। किचन पहुंचते ही यांग लेले ने चॉपस्टिक्स उठा ली और बोल पर ठक ठक करने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा हो। हुआईये ने आंख दिखाकर कहा, पागल लेले, ये क्या कर रहा है? बिलीव कर या मत कर, आज ग्रेविटी फील्ड में डालकर तेरी धुलाई कर दूंगी। यांग लेले बिना डरे हंसा। पहले तुम 5 लाइट बीम्स डॉज कर लो, फिर मुझे धमकी देना। और सुनो, तुम अभी बॉडी रिफाइनिंग 3rd लेयर पे हो। मैं 1 हफ्ते में 6th लेयर तोड़ दूंगा। एक हाथ से हरा दूंगा तुम्हें। हुआईये का चेहरा उतर गया। क्या? इतनी फास्ट कल्टीवेशन कैसे? अरे मैडम, मैं वो बंदा हूं जो एक साथ 5 बीम्स डॉज करता है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता जो 2 बीम्स में ही हाफ जाए। तू? हुआईये गुस्सा हो गई। आज तेरे लिए खाना कैंसिल। वुश! यांग लेले के सामने से बोल और प्लेट हटा ली। अरे हुआईये, मैं तेरा भाई हूं यार। बस एज में बड़ा है, भाई नहीं। उन दोनों की नोकझोंक चलती रही और वेनपिंग साइड में बैठकर ये सब देख रहा था। अचानक उसे लगा शायद मैं सच में इन सबसे ज्यादा मैच्योर हो चुका हूं। उसने जेब से एक सिगार निकाली, जलाई, गहरी सांस ली और धीरे से धुआं छोड़ते हुए बोला, हाँ, यूथ सच में बढ़िया होता है। युन लियाओ ने हंसी रोक न पाते हुए पानी थूक दिया। वेनपिंग तुरंत घूमा। ये क्या लुक दे रहा है? हा, जा, इसको काट के आ। वुफ वुफ! हाहा ने 2 बार भौंक दिया। वेनपिंग ने सिगार हिलाते हुए कहा, इसको काट दे और मैं तुझे सिगार का एक पफ दूंगा। धुआं हवा में फैला और सीधा यांग लेले के पास पहुंच गया। यांग लेले ने 2 बार जोर से सूंघा, फिर देखा वेनपिंग हाथ में कुछ पकड़कर लिप्स के पास ले जा रहा है, पर खा नहीं रहा। अगले ही पल वेनपिंग ने धुआं छोड़ा। यांग लेले क्यूरियस हो गया। सेक लीडर, ये क्या है हाथ में? वेपन है क्या? और आप धुआं क्यों छोड़ रहे हैं? ओह ये! वेनपिंग ने स्टाइल में कहा, ये सिगार है। उसने एक और पफ ली। उस वक्त वेनपिंग को आज कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश लग रहा था, बिल्कुल एल्डर यून से भी ज्यादा। वेनपिंग ने थोड़ा ड्रामा ऐड किया। मैं सिगार नहीं पीता, मैं तन्हाई पीता हूं। दुनिया की भीड़ मेरे सामने से गुजरती है और मैं अकेला कल्टीवेशन करता हूं। सिर्फ तन्हाई मेरी साथी है। यांग लेले का दिल हिल गया, फिर धीरे से बोला, सेक लीडर, आप इतने कूल क्यों हैं? क्या मुझे भी एक सिगार मिलेगी? एक सिगार होता है, सिगरेट्स नहीं। वेनपिंग हंसा। यांग लेले ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाने लगा। सेक लीडर, प्लीज, अभी आप इतने कूल लग रहे थे, मुझे भी बनना है। मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वेनपिंग ने सर हिला दिया। फ्लैटरी काम नहीं करेगी। सिगार चाहिए तो 50 गोल्ड। I'll buy it। वेनपिंग ने वुडन बॉक्स निकाला और एक सिगार उसे दे दी।
इस साइड से जलाना, धीरे इनहेल करना और जब एक्सहेल करो तो होराइजन को देखना। थैंक यू सेक लीडर। यांग लेले भागते हुए किचन गया, चिमटे से एक जलता हुआ कोयला उठाया, सिगार जलाई और सीधा जाओ किंग के पास पहुंच गया। किंगर, क्या तुम लोनली हो? इनहेल। ख ख खाक। जो कूल इमेज बनाने चला था वो पल भर में टूट गई। वो खांसता हुआ बाहर भाग गया। सेक लीडर, ये मुझसे नहीं हो रहा। विनपिंग हंस पड़ा। पूरी जिंदगी की तन्हाई। अचानक यांग लेले गेट के पास खड़े खड़े जम सा गया। जाओ किंग ने पीछे से धक्का दिया, हट इधर से। तब जाकर यांग लेले चिल्लाता हुआ उछला और फिर उसके शरीर से की का झटका निकला। बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर। वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसका की इतना तेज था कि टेबल लगभग उलट ही जाता। जाओ किंग जो उसे डांटने वाली थी वो भी शॉक में रह गई। ये क्या हो रहा है? हम दोनों सेम टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ये आधा महीने में 5th से 6th लेयर कैसे पहुंच गया? यांग लेले ने बिना किसी को देखे सीधा वेनपिंग की तरफ दौड़ लगा दी, हाथ में सिगार लहराते हुए। उसने अपनी अचीवमेंट का घमंड भी भूल गया। ये भी भूल गया कि 15 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर तोड़ना कांगू सिटी में पहली बार हुआ था। अगर ये बात बाहर चली जाए तो शायद 3 स्टार सेक्ट भी विजिट कर ले। खुशी से भरे चेहरे से यांग लेले बोला, सेक्ट लीडर, आपकी ये सिगार। चैप्टर 43। एक सिगार 11,000 गोल्ड की। टेबल जोर से पलट चुकी थी। खाने के बर्तन फ्लोर पर बिखर गए थे और पोर्सलेन बोल्स इतने टूट चुके थे कि पहचान भी मुश्किल हो गई थी। इस सब का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ हाहा को हुआ। वो पहले से ही ललचाई नजरों से खाने को देख रहा था और अब जब खाना नीचे गिर गया तो बिना किसी शर्म के सीधा टूट पड़ा। वेनपिंग उसे रोक भी नहीं सकता था और ऑनेस्टली रोकने का कोई रीजन भी नहीं था। वेनपिंग ने ठंडी नजर से यांग लेले को देखा और बोला, तुम्हारे पास 15 मिनट है एक नई टेबल भर का खाना बनाने के लिए। अगर नहीं बना पाए तो ग्रेविटी फील्ड में 10 दिन के लिए एंट्री बैन। यांग लेले का चेहरा तुरंत लटक गया। अभी जो खुशी उसे बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर तोड़ने पर हुई थी, सब हवा हो गई। उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता। पैदा होने से आज तक हर काम किसी और ने उसके लिए किया था। कढ़ाई और चमचा पहचान सकता था, पर उसे चलाना, उसे लगा जैसे माउंटेन क्रशिंग सैब उठाने से भी ज्यादा मुश्किल हो। अगर वो फेल हुआ तो 10 दिन बैन। रोज के 3 घंटे ग्रेविटी फील्ड, 10 दिन इक्वल्स 30 घंटे, नहीं 270 घंटे। ये नंबर उसके दिमाग में आते ही उसका दिमाग घूमने लगा। इसी बीच वेनपिंग दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, सिर्फ एक पफ से यांग लेले में इतना बड़ा चेंज कैसे? सिस्टम का जवाब आया, उसकी 0 स्टार टैलेंट अब 1 स्टार टैलेंट बन चुकी है। एक पफ ही काफी था। होस्ट, आप देख सकते हो। वेनपिंग के सामने यांग लेले की इन्फो फ्लोट हुई। नाम यांग लेले, उम्र 15, रेल्म बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर, टैलेंट 1 स्टार। वेनपिंग शॉक में बोला, पहले 0 स्टार था। सिस्टम ने कामली कहा, टैलेंट सब कुछ नहीं होता, दुनिया बहुत बड़ी है, मौके अनंत हैं। कई लोग 0 स्टार टैलेंट के साथ बड़ी अपॉर्चुनिटीज पाते हैं, सुप्रीम ट्रेजर्स मिलते हैं और आखिर में दुनिया के शिखर पर खड़े होते हैं, जहां उनके पैरों के नीचे लाखों 9 स्टार जीनियसेस होते हैं। वेनपिंग ने सर पकड़ लिया। उफ, अगर पता होता तो मैं उससे लाइफ सिगार थोड़ा बाद में देता। एक पूरी टेबल का खाना बर्बाद हो गया। उसके दिमाग में अभी भी रोस्ट डक और मीट बॉल्स का टेस्ट घूम रहा था। वेनपिंग ने तुरंत यांग लेले को डांटा, सिगार बुझा दो। सेक लीडर, ये सिगार। यांग लेले कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। उसने उंगलियों से जलती हुई लाइफ सिगार को दबाकर बुझा दिया और हैवी दिल से किचन की तरफ चल दिया। वहां जाकर आयरन लैडल को देखा। आज उसे लगा ये चमचा भी ग्रेट रिंग सैब से ज्यादा भारी है। फिर उसने पीछे देखा, सिगार दोबारा जलाई, एक हल्की सी पफ ली और बॉडी में आए चेंज को महसूस करके धीरे से मुस्कुराया। फिर आयरन लैडल को पकड़कर बोला, बस कुकिंग ही तो है। लेले, हुआई ये ने आवाज दी। वो स्टोव के पास खड़ी थी, हाथ से गाल संभालते हुए उसे देख रही थी। क्या? यांग लेले ने पूछा। तुम अचानक से बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर कैसे तोड़ गए? यांग लेले ने सिगार से एक और पफ ली, धीरे से धुआं छोड़ा, आंखें दूर के आसमान पर टिकाईं। सीक्रेट।
वेनपिंग की बात याद करके इस बार उसने धीरे इनहेल किया, इसलिए खांसा नहीं। पर जब उसे याद आया कि जाओ क्विंग के सामने उसका कूल मोमेंट कैसे फेल हो गया था, तो उसका दिल फिर चुभने लगा। हुआइये ने सॉफ्टली कहा, बता देना, मैं मदद करूंगी। सोच, 15 मिनट में मेरे अलावा कौन है इमॉर्टल सेक्ट में जो एक पूरी टेबल का खाना बना सकता है? यांग लेले ने तुरंत डील पकड़ ली। डन। फिर अचानक उसने पूछा, हुआइये, सच बताओ, मैं जब सिगार पी रहा था तब हैंडसम लग रहा था क्या? हुआइये ने बिना सोचे कहा, अगर झूठ बोलकर ही सच मिलता हो तो मुझे वो सच नहीं चाहिए। ही, वो ऑकवर्ड सा हंसा। क्या इतना मुश्किल है मुझे हैंडसम बोल देना? फिर उसने सच बता दिया। वो सिगार जो सेक्ट लीडर ने दी थी, एक पफ से मेरी की परसेप्शन बढ़ गई और की कंपैटिबिलिटी भी। जो काम पहले 1 हफ्ते में होता था वो 1 सांस में हो गया। इतनी पावरफुल? हुआइये हैरान रह गई। बिल्कुल, तुम भी ट्राई करोगी? यांग लेले ने तुरंत सिगार आगे बढ़ा दी। हुआइये मुस्कुराई, पफ लेने ही वाली थी, फिर रुक गई, क्योंकि अगर उसकी डेमन बीस्ट पास आ जाती तो इनडायरेक्टली ये यांग लेले को किस करने जैसा होता। उसने यांग लेले को साइड किया और वापस कुकिंग में लग गई। 3 वोक एक साथ चल रहे थे। आग की लाल लाल लपटें कढ़ाई के किनारे चाट रही थी। 15 मिनट के अंदर 6 डिशेस रेडी। सब लोग बैठकर खाने लगे। इसी बीच हुआइये ने सिगार का टॉपिक छेड़ दिया। सेक लीडर, मुझे भी एक सिगार दे दो ना। सेल में नहीं है, पर आपने यांग लेले को दी थी और उसी से उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू किया। मुझे भी बॉडी रिफाइनिंग 4th लेयर जल्दी चाहिए। देखिए ना, मैं यहाँ सबसे वीक हूँ, कल को सब मुझे बुली करेंगे। ये कहते हुए उसने बिल्कुल बेचारी सी शक्ल बना दी। अगर वेनपिंग को पता ना होता कि वो असल में बास स्नेक है जो हाथी तक निगल सकती है, तो वो पक्का पिघल जाता। लड़कियों को स्मोकिंग सूट नहीं करती। हाँ, हुआइये तुरंत उसका हाथ पकड़ ली। फाइन, एक दे देता हूँ। वेनपिंग ने बॉक्स से एक और सिगार निकाली। पहली 50 गोल्ड थी, दूसरी 100 गोल्ड। क्यों? बस ऐसे ही। असल में वेनपिंग सोच रहा था, रोज सिर्फ 5 ही खरीद सकता हूँ। 1 स्टार से 2 स्टार तक जाने में 20 सिगार्स लगेंगी। मुझे भी अपनी टैलेंट बढ़ानी है। मैं सस्ती कैसे बेच दूँ? ये लो। हुआइये ने तुरंत 100 गोल्ड टिकट्स दे दिए और सबसे सुंदर सिगार उठा ली। सब सिगार सेम थी, पर लड़कियों को हमेशा लगता है एक सबसे ब्यूटीफुल होती है। सेक लीडर, मुझे भी एक चाहिए। जाओ क्विंग की आ गई। तीसरी सिगार 500 गोल्ड। वेनपिंग ने जानबूझकर महंगा बोला ताकि वो मना कर दे, पर तभी यांग लेले ने 1000 गोल्ड टिकट आगे बढ़ाया। मैं उसके लिए पे करता हूँ। नो चेंज। वेनपिंग ने सीधा टिकट रख लिया। चाहे उसके पास 100 गोल्ड के बहुत से नोट्स थे, फिर भी उसने चेंज नहीं दिया। जाओ क्विंग ने खुशी खुशी एक सिगार उठा ली। फिर वेनपिंग ने यून लियोन की तरफ देखा। चौथी सिगार 10,000 गोल्ड। यून लियोन बिल्कुल चुप हो गया। वो लेना तो चाहता था, पर एक सिगार के लिए 10,000 गोल्ड। वाई? नो रीजन। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। वेनपिंग ने कुछ ही बाइट में खाना खत्म किया और उठकर चला गया। दिल थोड़ा दुखा हुआ था। 3 सिगार्स बेचती। हाँ, हर एक सिगार उसे सिर्फ 10 गोल्ड में पड़ती थी, लेकिन फिर भी आज उसने 620 गोल्ड कमा लिए थे। चलते चलते उसने सिस्टम से कहा, रोज सिर्फ 5 सिगार्स मिलती हैं, बहुत कम है यार, लिमिट बढ़ा नहीं सकते। सिस्टम बोला, बिल्डिंग अपग्रेड करो और नेचुरली डेली परचेज लिमिट बढ़ जाएगी। तो अपग्रेड कर दो। होस्ट ने सेल्फ अपग्रेड पैनल एक्सेस कर लिया है। गोल्ड कॉइन अपग्रेड फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। अचानक इमॉर्टल सेक्ट का मैप सामने आ गया, कल वाले मैप से अलग। जब वेनपिंग ने मेन हॉल पर टच किया तो एक नया ऑप्शन दिखा, स्टोर के साथ साथ अपग्रेड का बॉक्स। सिस्टम, अपग्रेड के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सिस्टम ने जवाब दिया, मेन हॉल अपग्रेड होने पर अट्रैक्शन डिस्टेंस 8000 मीटर्स हो जाएगी, टारगेटेड अट्रैक्शन अनलॉक हो जाएगी, न्यू डिसाइपल्स रिक्रूट करके इमॉर्टल सेक्ट एक्सपैंड कर पाओगे, स्टोर के डेली परचेज चांसेस भी बढ़ेंगे। वेनपिंग की आंखें चमक उठीं। 11,000 गोल्ड एक सिगार, शायद महंगा नहीं था। फिर एक बार अपग्रेड कर दो। सिस्टम का तुरंत जवाब आया, मेन हॉल अपग्रेड करने के लिए 50,000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। फिलहाल होस्ट के पास इतने गोल्ड नहीं है। 50,000 गोल्ड? इतना महंगा? मेन हॉल किसी भी सेक्ट का चेहरा होता है, वही सबसे पवित्र और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है, इसलिए उसका अपग्रेड नेचुरली महंगा होता है। वेनपिंग ने गहरी सांस ली।
छोड़ो, मेन हॉल अपग्रेड नहीं कराता, कोई और बिल्डिंग देखते हैं। युनलान माउंटेन पर ज्यादा बिल्डिंग्स बची भी नहीं थी जिन्हें अपग्रेड किया जा सके, और जो छोटी मोटी साइड हॉल्स थी उन्हें अपग्रेड करना बेकार था, क्योंकि इमॉर्टल सेक्ट में अभी मेंबर्स ही कितने कम थे। सोचते सोचते वेनपिंग को एक बात समझ आई। इमॉर्टल सेक्ट के पास अब कल्टीवेशन स्पीड भी है, वेन टेक्निक भी है, लेकिन एक चीज की कमी है, असली ट्रेनिंग का मैदान। पहले चुराव माउंटेन इमॉर्टल सेक्ट का ट्रायल ग्राउंड था। अगर उस ट्रायल ग्राउंड को अपग्रेड किया जाए तो काफी फायदा हो सकता है। सिस्टम, चुराव माउंटेन के ट्रायल ग्राउंड को अपग्रेड करने में कितना गोल्ड लगेगा? मैप का कर्सर युनलान माउंटेन के बाईं तरफ एक छोटी सी पीक पर रुक गया। अपग्रेड के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। ठीक है, अपग्रेड कर दो। 10,000 गोल्ड पे होते ही सिस्टम के नोटिफिकेशंस आने लगे। ट्रायल ग्राउंड अपग्रेड होने में 30 घंटे लगेंगे। नई स्पेशल एबिलिटी अनलॉक्ड, बैटल रेल्म। बैटल रेल्म? वेनपिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सिस्टम बोला, मैं होस्ट को प्रोफाउंड रेल्म से जुड़ी एक ऐसी नॉलेज देता हूं जो आम कल्टिवेटर्स को पता नहीं होती। सबसे पहला मेरिडियन गेट अर्थ ब्रेक कहलाता है। ये लेफ्ट रिस्ट के पास होता है। जब ची से इसे खोला जाता है तो वहां एक मेरिडियन गेट उभर आता है। ये तो मुझे पता है, पर इसका बैटल रेल्म से क्या लेना देना? सिस्टम ने समझाया, बॉडी रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स ची को लड़ने के लिए यूज करते हैं, पर प्रोफाउंड रेल्म के कल्टिवेटर्स ची को लड़ते वक्त खर्च नहीं करते, वो वेन ची जेनरेट करते रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दुनिया का पल्स फ्रीक्वेंसी और मेरिडियन गेट की वाइब्रेशन एक जैसे हो जाते हैं, जिससे ची लगातार जमा होती रहती है। पर रेल्म अलग होता है। रेल्म एक ऐसी जगह होती है जहां पल्स फ्रीक्वेंसी स्टेबल दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। अगर दुनिया का पल्स सीधी लाइन जैसा हो तो रेल्म का पल्स एक टेढ़ी मेढ़ी कर्व होता है। इसलिए रेल्म के अंदर सब कुछ थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है। बैटल रेल्म भी एक ऐसा ही स्पेस है। वो पूरी दुनिया नहीं है, पर उसकी पल्स फ्रीक्वेंसी एक खास डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। जब कोई कल्टिवेटर बैटल रेल्म में जाता है तो उसके सामने उसका ही एक और वर्जन खड़ा होता है, पर वो वर्जन तुमसे भी ज्यादा तुम्हें जानता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां, सब कुछ। वो तुम्हारी हर कमजोर जगह पर सीधा अटैक करता है। तो फिर तुम्हारा सामना होता है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से, खुद से। बैटल रेल्म का मकसद है तुम्हारी कमजोरी को तोड़ना, तुम्हारी आदतों को बदलना और तुम्हारा माइंडसेट स्टील बनाना। अगर तुम खुद को हरा सकते हो तो सेम रेल्म में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होता। क्रॉस रेल्म फाइट भी फिर एक नॉर्मल बात बन जाती है। बैटल का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता। सेम रेल्म में जीत का फैसला होता है माइंडसेट से। एक ऐसा माइंडसेट जो शांत हो, स्टेबल हो, जिसमें एक भी गलती की जगह ना हो, क्योंकि फाइट में एक छोटी सी गलती भी दुश्मन की तलवार तुम्हारे दिल तक पहुंचा सकती है। बैटल रेल्म में तुम हर पल गलती करते हो और हर गलती के साथ तुम बेहतर बनते जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी कमजोरियां मिट जाती हैं। वेनपिंग ने सर हिलाया। समझ गया, बैटल रेल्म का असली फायदा है खुद को हराना, कमजोरी मिटाना और माइंडसेट को मजबूत बनाना। उसने मन ही मन सोचा, अगर कोई अपने आप को हरा सकता है तो उसे कौन हरा सकता है जो उसे जानता ही नहीं? खुद को जान लो और 100 बैटल्स में भी हार नहीं होगी। काओशैन सेक्ट। पिछली रात से पूरा काओशैन सेक्ट उदास माहौल में डूबा हुआ था, पर अजीब बात ये थी, किसी को ये तक नहीं पता था कि कौन सा एल्डर मरा है। हाई अप्स ने इस खबर को जानबूझकर दबा रखा था। नतीजा ये था, पूरा सेक्ट एक ऐसे एल्डर का शोक मना रहा था जिसका नाम तक आधे लोगों को पता नहीं था। ये और भी अजीब था, जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट मर जाए और लोग उसके काम के बारे में कुछ जाने बिना बस भीड़ के साथ रोते चले जाएं। अपने घर वालों के लिए शायद इतना दुख ना दिखाया हो। हुआ लियाओ काओशैन सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर था। पिछली रात से वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। उसके सफ़ेद बाल और भी सफ़ेद लग रहे थे। सेक्ट लीडर का हुक्म था, 3 दिन के अंदर सच का पता लगाओ, पर पूरी रात कांगवू सिटी छानने के बाद भी उसे कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। 13 लोग पकड़े गए जिन्होंने कहा कि कल शाम को उन्होंने यांग हुआ को देखा था, पर किसी की बात पक्की नहीं लग रही थी। युनलान माउंटेन के नीचे एक टेलर शॉप के मालिक को पकड़कर लाया गया।
हुआ लियाओ का सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना ही उसे कांपने पर मजबूर कर गया, जैसे उसने कपड़ों में ही मूत दिया हो। वो चुपचाप नीली पत्थर की जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मास्टर, इसने खुद कहा था कि कल शाम एल्डर यांग हुआ इमॉर्टल सेक्ट की तरफ गए थे। बोलने वाला एक जवान लड़का था जो टेलर शॉप का मालिक भी था और कल रात ही पकड़ा गया था। हुआ लियाओ ने ठंडी आवाज में पूछा, पक्का? लड़का बोला, हाँ, मुझे लगा एल्डर यांग कल सुबह जाने के बाद पहले कुछ और काम निपटाकर फिर इमॉर्टल सेक्ट गए होंगे, इसलिए आपको कहीं और कुछ नहीं मिला। हुआ लियाओ ने उसे इग्नोर किया और टेलर की तरफ देखा। उसकी आवाज और भी सर्दी से भर गई। सच बता, कल एल्डर यांग इमॉर्टल सेक्ट गए थे, कैसे गए और कब वापस आए? टेलर का माथा पसीने से भीग गया। सर, मैंने उन्हें यू आवर के आसपास देखा था। वो कुछ लोगों के साथ पहाड़ चढ़ रहे थे, पर कब उतरे ये मुझे नहीं पता। उस वक्त मेरी दुकान बंद हो चुकी थी। वो बार बार जमीन पर सर पटक रहा था। खून भी बहने लगा पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डिग्निटी से ज्यादा जिंदगी प्यारी थी। हुआ लियाओ ने धीरे से बोला, यू आवर में इमॉर्टल सेक्ट चढ़े, सू आवर में लाइफ जेड टूट गई। 1 घंटे से भी कम का गैप है। लगता है एल्डर यांग हुआ सबसे ज्यादा चांसेस हैं इमॉर्टल सेक्ट में ही मरे हों। उसने अपने साथ खड़े शख्स से कहा, मोइन, आज रात इमॉर्टल सेक्ट जाओ, देखो वहां कुछ अनयूजुअल तो नहीं। सुना है यांग फैमिली का यांग लेले अब इमॉर्टल सेक्ट में है। मुमकिन है इमॉर्टल सेक्ट लीडर ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोड़ दिया हो। तुम बॉडी रिफाइनिंग लेवल 11 पर हो। यांग हुआ जैसी गलती मत करना। सीधा किसी को पकड़कर पूछताछ करो। अंधेरे कोने से एक शैडो निकला। उसने सर हिलाया और बिना आवाज किए खिड़की से रात में गायब हो गया, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। चैप्टर 45 पहाड़ चढ़ने से भी डर गया। काओशैन सेक्ट से निकलते ही मोहिंग बिजली की तरह युनलैंड माउंटेन की तरफ बढ़ गया। मोहिंग का नाम शायद कांगवू सिटी में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन उसका एक टाइटल था जो काफी था लोगों को डराने के लिए। हंटर इन द नाइट, रात के अंधेरे में शिकार करने वाला जिसे उसने टारगेट किया वो बस रात में ही गायब हो जाता था। इसी वजह से काओशैन सेक्ट के लॉ एनफोर्समेंट हॉल में उसका पोजीशन सिर्फ हुआ लियाओ से नीचे था। हुआ लियाओ बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर का एक्सपर्ट था। उसका ऊपर होना समझ आता था, लेकिन मोइंग सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 11th लेयर पर होकर भी दूसरे नंबर पर था। यही उसकी खौफनाक रेपुटेशन बताने के लिए काफी था। सच कहें तो मोइंग की ये पोजीशन 1 साल पुरानी घटना से जुड़ी हुई थी। 1 साल पहले वो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 10th लेयर पर था। उसके ऊपर 11th और 12th लेयर के बहुत से कल्टीवेटर्स थे। हर कोई उससे ज्यादा चमकता हुआ था। वो तब एक कोने में बैठी बिल्ली के बच्चे जैसा था, जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता। उस वक्त इमॉर्टल सेक्ट में अभी अपहीवल शुरू हुआ था। लोगों का मुलाल गिर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर काओशैन सेक्ट तेज रफ्तार से ऊपर उठने लगा। ऊपर उठना था तो पैसा और रिसोर्सेज चाहिए थे, और जब खुद के पास कम पड़े तो उन्होंने सीधा कांगवू सिटी की दुकानों पर हाथ साफ करना शुरू किया। 2 महीने के अंदर इमॉर्टल सेक्ट के अंडर आने वाली 7-8 दुकानें काओशैन सेक्ट ने छीन ली। पर एक फैमिली ऐसी थी जो झुकी नहीं। उनका क्लैन लीडर बॉडी रिफाइनिंग 12th लेयर पर था और उसने अपनी हॉरिजॉन्टल गोल्डन बेल्ट ट्रेनिंग लगभग परफेक्ट लेवल तक पॉलिश कर ली थी। 12th लेयर के रियल में वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। काओशैन सेक्ट के जितने भी 12th लेयर कल्टिवेटर्स आए, सब उसके हाथों हार गए। इमॉर्टल सेक्ट उस वक्त कमजोर जरूर था, फिर भी काओशैन सेक्ट ने 13th लेयर के एक्सपर्ट को भेजने की हिम्मत नहीं की। डर था कहीं इमॉर्टल सेक्ट अचानक पलटलाड़ न कर दे, इसलिए ये कांटा उनके पैर में चुभता ही रहा। और तब जब पूरा काओशैन सेक्ट परेशान था, मो इंग सामने आया। वो एक टेम्पररी हंटिंग स्क्वाड का हिस्सा था। उस रात वो आधी रात को गया और सुबह लौट आया। उसके हाथ में एक खूनी सिर था, हॉरिजॉन्टल गोल्डन बेल मास्टर का सिर। उस एक ही बैटल के बाद मो इंग हंटिंग स्क्वाड का लीडर बन गया और फिर शुरू हुआ इमॉर्टल सेक्ट की दुकानों को साफ करने का मिशन। सिर्फ आधे साल में उसने इमॉर्टल सेक्ट की नीचे वाली फाउंडेशन हिला दी। यही वो आदमी था जिसने इमॉर्टल सेक्ट के डिक्लाइन को और तेज कर दिया। तब वो 12th लेयर के एक्सपर्ट को बिना खुद घायल हुए मार सकता था। आज वो 11th लेयर पर है और उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी है। उसके लिए अब 13th लेयर के कल्टिवेटर से लड़ना भी नामुमकिन नहीं था। इसलिए जब उसे इमॉर्टल सेक्ट जाने का काम मिला, उसके लिए ये बस एक सिंपल राउंड ट्रिप था।
युनलैंड माउंटेन के नीचे खड़े होकर मोइंग ने चोटी पर एक हल्की सी हंसी फेंकी। फिर वो स्वॉर्ड स्टेल पर चढ़ गया और जंगल के रास्ते इमॉर्टल सेक्ट में घुसने ही वाला था। तभी जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक भयानक सी ठंडी फीलिंग उसके पूरे शरीर पर छा गई। कौन है? मोइंग तुरंत पीछे हटा, स्वॉर्ड स्टेल से लगभग 10 मीटर दूर। उसका पूरा शरीर एक बिल्ली की तरह टेंस हो गया, जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। रोंगटे खड़े थे, आंखें बाज की तरह हर पत्ते, हर हिलती शाख पर टिकी हुईं। उसे लगा जैसे किसी चीज ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया हो और उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई हो। सालों के असैसिन इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर कह रहे थे, जंगल में खतरा है। हवा की सरसराहट, टूटती शाखें और अंधेरों की हल्की सी आवाज, सब कुछ उसे और सतर्क बना रहा था। उसने हाथ बेल्ट पर गया जहां छुरी बंधी थी। 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे आसपास की खामोशी उसे शक में डालने लगी। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? उसने फिर एक कदम बढ़ाया, फिर से पहाड़ चढ़ने की कोशिश की। और जैसे ही उसका पैर स्वॉर्ड स्टेल के पार गया, वही डरावनी फीलिंग दोबारा लौट आई। स्विश स्विश स्विश! मोइंग ने हाथ घुमाया, 3 छुरियां जंगल की तरफ फेंक दी, पर जैसे समुद्र में पत्थर फेंक दिया हो। कोई आवाज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। न जंगल हिला, न कोई जानवर भागा। कौन है? सामने आओ! उसकी चीख के साथ ही एक ठंडी और घमंडी सी हंसी हर तरफ गूंज उठी। मोइंग का दिल जोर से धड़का। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस बार शिकार मैं हूं। जंगल के अंधेरे में कोई ऐसा शिकारी छिपा था जो उसे भी मार सकता था। जहरीली सांप की तरह अंधेरे में छिपा, बस सही मौके का इंतजार कर रहा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जंगल में कुछ तो है, पर क्या? ऐसी चीज जो सिर्फ मौजूदगी से ही उसे मौत का एहसास दिला दे? उसने दोबारा चीख कर कहा, निकल बाहर! तब पास के घरों में दिए जलने लगे। कागज की खिड़कियों पर 5-6 परछाइयां दिखीं। फिर दरवाजे खुले। 7-8 लोग बाहर आए, इधर उधर देखा और फिर मोइंग को छत पर खड़ा देखा। किसी ने गुस्सा होकर चिल्लाया, पागल हो क्या? रात के बीच चिल्ला रहा है, सोने नहीं देता? बैंग! दरवाजे बंद होने लगे। कुछ लोग गाली देते हुए अंदर चले गए। पागल आदमी! मोइंग ने उन्हें इग्नोर किया। उसकी नज़र अब भी उसी जंगल पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखी, अंदर जाऊं या वापस लौट जाऊं। लेकिन उस भयानक हंसी और उस ठंडी फीलिंग याद आते ही उसने फैसला कर लिया, वापस जाना ही बेहतर है। वो मुड़ा और रात में गायब हो गया, युनलैंड माउंटेन को पीछे छोड़कर। अगली सुबह वेन पिंग हमेशा की तरह सुबह पहाड़ों में कल्टीवेशन करके नीचे नाश्ता करने आ रहा था। रास्ते में उसे यांग लेले मिल गया, जो ग्रेविटी फील्ड से लौट रहा था। उसके हाथ में एक लाइफ सिगार थी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा बचा था। कल पूरा दिन उसे जला बुझाकर काफी बर्बाद कर चुका था। वेन पिंग को देखते ही यांग लेले बोला, सेक लीडर, आपके पास और लाइफ सिगार्स हैं? फिर से खरीदना है? हाँ, 2 स्टिक वही वाले, कल जो 500 रुपये दिए थे ना, चेंज मत देना। एक आदमी सिर्फ 1 स्टिक रोज खरीद सकता है। कल होता तो वेनपिंग शायद मना कर देता, क्योंकि उसे खुद भी चाहिए थे, पर अब उसे ट्रायल ग्राउंड अपग्रेड हो चुका था, गोल्ड का खर्चा बढ़ने वाला था, इसलिए अब उसे भी बिजनेस चलाना था। यांग लेले थोड़ा उदास हो गया। वो सिगार हाथ में लेते हुए बोला, सेक लीडर, कल आपने कहा था दूसरी स्टिक 100 रुपये की होती है, मेरे बचे हुए 500 रुपये सब ले लो ना। ज्यादा बोलना बंद करो, वरना ये स्टिक भी नहीं मिलेगी। वेनपिंग ने हाथ बढ़ाया जैसे सिगार वापस लेने वाला था। यांग लेले तुरंत बिल्ली के बच्चे को बचाने वाली माँ की तरह उसे सीने से लगा लिया। फिर थकी सी आवाज में बोला, सेक लीडर, रोज मुझे 1 सिगार बेचा करो ना। कल जाओ किंग ने भी आपकी सिगार पी और वो भी बॉडी रिफाइनिंग 6th लेयर पर पहुंच गई। मेरी सारी शान ही चली गई। मैं सोच रहा था मैं ही सबसे माचो बनूंगा। तुम क्या करोगे एक्सप्रेस? वेनपिंग ने हैलानी से पूछा। जाओ किंग भी एडवांस हो गई?